मैं हूं डिम्पी कालरा और मेरे साथ अगले 2.5 घंटे के लिए अजय शर्मा भी रहेंगे। हम दोनों आपके साथ जुड़कर कुछ मेहमानों को कनेक्ट करेंगे और उनके बाद हम थोड़ा आइडिया लेंगे कि जो कल मार्केट के अंदर हुआ है ये तो पहले से ही पता था सबको कि ऐसा होगा, एक ना एक दिन तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, वो हो गया। लेकिन अब अहम सवाल ये उठता है कि जो कल हुआ उसके बाद क्या रिपीट टेलीकास्ट होगा, ये रुक जाएगा, या फिर इसको हम किस नज़र से देखें। ये आपके मन में और मेरे मन में और कईयों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा। एक एक करके अजय से उसके सवाल का एनालिसिस करते हैं। जो डेरिवेटिव वाला एंगल होगा वो मैं आपके सामने रख दूंगा। अजय गुड मॉर्निंग। कल जब हम 350 पॉइंट टूट रहे थे, इनफैक्ट अगर आप ऊपर से देखें तो 450 पॉइंट टूटे हैं, तो जब हम टूट रहे थे तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो रही थी कि ये सबके मन में आ रहा था, देखिए थोड़ा स्पेस बन रहा है और जो शॉर्ट्स करने वाले हैं उनको एक दिन में अच्छा रिवॉर्ड भी मिला। आप जरा बताइए कल की गिरावट को आप कैसे आकलन करते हैं, इसको ग्लोबल से जोड़ेंगे या फिर इंडिविजुअल से जोड़ेंगे? गुड मॉर्निंग डिम्पी, सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ग्लोबल में मैं आता हूं अभी 2 मिनट, लेकिन मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करना चाहूँगा। डिम्पी देखिए, दिल्ली में आप बैठे हैं, दिल्ली की सर्दी एंजॉय कर रहे हैं, शादियों का सीज़न है, रोज़ देर रात एक से एक बढ़िया बढ़िया शादियाँ होती हैं। अगर हम कभी एक किसी पार्टी में जाएं जहाँ 3-4 घंटे डांस करें, बढ़िया बढ़िया खाना खाएं, एक एवरेज से ज़्यादा अगर पार्टी लंबी खिंच जाए और चीज़ों का सेवन हो जाए 12-1 बजे, अमूमन अच्छी पार्टी में फैमिली वाले लोग 10-11-12 बजे तक घर आ जाते हैं। कभी कभी पार्टी लंबी खिंच जाती है, 12-1-2 बज गए, तो उसके बाद तुरंत वापस घर आके जब सोते हैं तो अगले दिन एकदम फ्रेश उठते थोड़े ना है, थोड़ी सी खुमार रहता है, थोड़ा अपने एवरेज से ज़्यादा खिलाई पिलाई हो गई और थक भी गए, बहुत पार्टी का एंजॉय कर लिया, तो थोड़ा सा जारी रह सकता है। दोपहर के बाद आपकी तबीयत ठीक होना शुरू होती है। तो बाजारों का भी हाल एकदम वैसा ही है। पार्टी जो थी वो थोड़ी ज्यादा चल गई थी एवरेज से, 90% से ज्यादा आपके स्टॉक्स जो है वो 200 डीएमए के ऊपर चले गए थे। आरएसआई हम रोज बता रहे थे कि भाई ओवरबॉट एरिया में चला गया है, दबा के बाइंग हो रही थी। वैल्यूएशन को कोई देख भी नहीं रहा था। वैल्यूएशन में बात करना तो अरे क्या यार वैल्यूएशन की बात करो, लिक्विडिटी रैली देख रहे हो। जब इस तरह की पार्टी थोड़ी सी ज्यादा खिंच जाती है तो अक्सर जो है बाजार एक नेचुरल वे में दुनिया भर की रूमर्स आने लगती हैं। कोई भी बुरी चीज को लैच ऑन करके कब करेक्ट कर जाएगा आपको पता नहीं है, कब आपकी पार्टी का म्यूजिक इतना तेज हो जाएगा कि आपको पड़ोस वाले जो है पुलिस को बुला लेंगे। तो यही एग्जैक्टली हुआ कि बाजार में कोई सिस्टमिक इशू नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कोई सिस्टमिक इशू नहीं है। बाजार में एक बहुत शानदार लिक्विडिटी रन, बुल रन चल रहा है, फंडामेंटल्स बढ़िया है। आपने ऑलरेडी बताया तेल नीचे है, यूएस की यील्ड्स कल 3.85 के नीचे आ गई और क्या लेंगे आप, ये 5% के करीब चली गई थी। तो कोई भी एक एवरेज बहुत जबरदस्त तेजी के बाद पार्टी थोड़ी लंबी चल गई थी, उसके बाद एक नेचुरल करेक्शन, मुनाफा वसूली रिकॉर्ड हाई पे जो होती है वही हो रही है। पहले तो मैं बता दूं, मुझे भी बहुत ज्यादा कई लोगों ने फोन किया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्रोकरों के ऊपर रेड पड़ रही है, क्या कोविड फैल रहा है, कुछ और बात हो रही है। भाई ये सारी रूमर्स हैं, इनके ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाइए आप। शानदार करेक्शन एक हो रहा है, जैसे शानदार तेजी थी। नियर टर्म में बाजार ओवरबॉट हो गया था। आपने कई बार एफएनओ में डेटा बता रहा है कि भाई साहब लोड हो रही है पोजीशन, वन साइडेड लोड हो रही है। तो कल हमने एग्जैक्टली उसी की अनवाइंडिंग देखी और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है। आपने इस बात को टच किया, मैं एक बार 1 सेकंड के लिए वापस ग्लोबल की तरफ जाऊंगा डिम्पी। ग्लोबल मार्केट में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। कल रात को हमने देखा कि यूएस मार्केट भी डेज लो पे बंद हुए। स्मॉल कैप मार्केट जो रसल है वो डेज लो पे बंद हुआ। अब लोग यूएस जीडीपी पे नजर डालेंगे, किस तरह का जीडीपी आने वाला है वहां पे, थर्ड क्वार्टर जीडीपी। पीसीई डेटा जो फेड देखता है रेट्स के बारे में बात करने पहले, उस पर नजर डालेंगे, कल आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस मार्केट का करेक्शन भी एक 2-3 हफ्ते से वन साइडेड रैली चल रही थी, उसका करेक्शन है। यूएस मार्केट 4% इंडेक्स चल चुका है, 15 दिन 20 दिन हुए अभी दिसंबर के, सिर्फ दिसंबर में 4% चल चुका है। तो यूएस मार्केट अभी एग्जैक्टली वही था, लेकिन यूएस मार्केट से जो क्यूज आ रहे हैं वो भारत के लिए अच्छे हैं। कल जो है 4% के नीचे जब यील्ड गई थी कुछ दिन पहले, तो इंडियन मार्केट बल्ले बल्ले कर रहे थे। कल 3.85 के नीचे चली गई है, कितनी अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स 102 के पास आ गया है। क्रूड में जो रिबाउंड आया था वो भी ज्यादा टिका नहीं, वापस नीचे आ गया क्रूड। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं। आप यूएस Q2 जीडीपी, Q3 जीडीपी और पीसीई डेटा के ऊपर नजर बना के रखें। अब हम वापस आते हैं इंडिया में। तो यूएस ग्लोबल मार्केट में एक एवरेज करेक्शन है, थोड़ा चल सकता है, लेकिन जो मैक्रो साइड है, क्रूड, यील्ड और डॉलर इंडेक्स, वो भारत के लिए
फायदेमंद वाली लेवल्स पे आ गई है, तो एक अच्छी बात है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। हर आदमी के मन में ये सवाल है कि साहब यहाँ से क्या करें, मेरी लॉन्ग पोजीशन कट गई, स्टॉप लॉस इसीलिए लगा के आपको डिम्पी इतने दिन से कह रहे थे इस लेवल्स पे बहुत डेयरिंग वाले पोजीशन मत लिए, छोटी पोजीशनों में काम करिए। हम जाएंगे डिम्पी के पास। और कल की जो फॉल आई है, अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं, हमने आपको एक बहुत अच्छा डेटा पॉइंट शेयर किया था, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बनाया भी था, सुरक्षा कवच, बाजार का सुरक्षा कवच। वो क्या बताया था हमने आपको बताया था जो DIIs हैं वो भारी भरकम लिक्विडिटी पे बैठे हुए हैं, तो अगर फॉल्स आएंगे भी मार्केट में, जो कि अच्छे बुल रन में आते रहते हैं, वो फॉल्स कुशन्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट 10% एकदम से घट जाए और 6 महीने तक रिबाउंड नहीं करेगा। बहुत फास्ट आएंगे, एक तो फॉल्स शार्प हो सकते हैं जैसे कल देखा, और बहुत स्विफ्ट रिबाउंड्स भी आएंगे। ये कैश पोजीशन पे जो आपके प्लेट चल रही हैं स्क्रीन पे, DII बैठे हैं। और कल का आपने डेटा देखा, कल के DII ने 4,000 करोड़ की बाइंग की। एग्जैक्टली ये सुरक्षा कवच यूज करने के लिए आया। FII की बहुत बड़ी सेलिंग नहीं थी। कल की फॉल के हिसाब से डिम्पी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे शायद कि कल की फॉल देख के मुझे तो 4-5 हज़ार करोड़ की FII सेलिंग की उम्मीद थी, बट आई क्या साहब? नहीं आई। तो केवल अनवाइंडिंग हुई है। फ्यूचर्स मार्केट में भी अनवाइंडिंग के ही संकेत हैं, भारी भरकम शॉर्टिंग नहीं हुई है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको इस समय पहले 1 घंटे के अंदर तो सिर्फ बाजार को देखना चाहिए कि रिज्यूम होती क्या सेलिंग, वापस चलती है या नहीं। गिफ्ट निफ्टी आज के ओपनिंग के भाव से रिकवर हो चुका है, 25 पॉइंट रिकवर हुआ है। लेकिन अगर शार्प गैप डाउन दिखता है 400-500 पॉइंट का या 300-400 पॉइंट का, तब मैं आपसे कहता कि हाँ साहब ब्रेव हो जाइए, 2 दिन में तो काफी घट गया, एक बार लेना चाहिए। एक मामूली गैप डाउन की बात कर रहे हैं, हो सकता है बाजार खुलने के आधे पौन घंटे के अंदर दोबारा रिज्यूम करे फॉल। अभी भी थोड़ी बदहजमी हो सकती है बाजार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दीजिए, घटने दीजिए। अभी हम 20 DMA के पास भी नहीं गए। 20 DMA 50 DMA के पास आइए, इंट्राडे आपको 200 पॉइंट वापस घटे, तब आप ब्रेव पोजीशंस, वो भी इंट्राडे। तो आज के बाजार को मैं 2 में बांटूंगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं डिलीवरी बेस्ड, तो घटने दीजिए और निकल जाने दीजिए सब जो कुछ है, जो हजम नहीं हुआ था, खाया था, 20,500 तक आ जाने दीजिए। अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं तो आप इंट्राडे एक बार 150-200 पॉइंट घटता है तो अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉप लॉस लगा के। और कहां पे अटेम्प्ट करें आप? PSUs जो सबसे ज्यादा तेज चल चुके थे, थोड़ा दूर रहें, थोड़ा वहां जगह है अभी नीचे घटने की। 3-4 टाइम्स बढ़ गए थे एक 6-6 महीने के अंदर, वहां थोड़ा घटने की जगह है। लेकिन सीमेंट, मजबूत बैंक्स में आप डेफिनेटली इंट्राडे के लिए भी खेल सकते हैं। और जब प्यार से घटता है बाजार और 20,500 के आसपास, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। बैंक में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत मजबूत इस समय हाल है, इकोनॉमी का हाल बहुत बढ़िया, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, कोई सिस्टमिक इशू नहीं है। लेकिन 15-20 मिनट आप बाजार को देखें। अब मैं जाता हूं डिम्पी के पास। डिम्पी जो मैंने डेटा देखा, कैश कोई डिलीवरी बेस्ड बाइंग तो बहुत बड़ी सेलिंग तो दिखाई नहीं दी। ऐसा भी नहीं है कि भारी भरकम वॉल्यूम में दबा के सेलिंग हुई हो। इनफैक्ट अभी जो हम 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार की करोड़ की बाइंग दिख रही थी हमें बड़े दिग्गज बैंकों में, HDFC बैंक में एक दिन अभी 3-4 दिन पहले 5,000 करोड़ की बाइंग हुई थी, उसका रिवर्सल नहीं दिखा। आप मुझे F&O डेटा से बताइए कि ये जो अनवाइंडिंग हुई है, इसका नेचर ऑफ अनवाइंडिंग क्या हुआ है? कॉल्स में, पुट्स में कहाँ एक्शन बढ़ना शुरू हुआ है? बाजार का जो ट्रेडर वर्ग है उसने कल सेटअप अपना सेकंड हाफ में, क्योंकि ये सेलिंग एकदम से सेकंड हाफ में बढ़ी थी, पहले थोड़ी सी कमजोरी थी बट एक्सेलरेट हुई, वो कैसा हुआ? तो ये आप बताएं जरा। देखिए अजय, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे भी हैं और आपने जो बात रखी है मैं उससे ना बहुत हद तक बातों से इत्तेफाक भी रखता हूं। मैं एक एक करके पॉइंट आपके जो बातें बोले उसी को कनेक्ट करके थोड़ा एक्सटेंशन करता जाता हूं। आप देखिएगा, पहला पॉइंट आपने ये बताया कि इस समय की कल अनवाइंडिंग का प्रेशर था, इसको कितनी सीवियरिटी के साथ देखा जाइए। लेकिन मैं ना थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। अभी आप FIs की बात बोल रहे थे, आप यकीन मानेंगे, शायद काफ़ी कम लोगों को यकीन होगा कि जो डाटा डीप जाके देखते हैं उनको दिखेगा, कल तो FIs की लॉन्ग पोजीशंस 3% से बढ़ी है। कल आप यकीन मानेंगे FIs ने 3% अपना माल और बढ़ाया है, 62 से 65% लॉन्ग पोजीशंस कर दी हैं। DIs ने 2% और माल खरीदा है कल, जो आपको कैश में दिख रहा है कि उन्होंने कैश में बेचा, ऑप्शंस में बेचा, लेकिन इसके अलावा कोई और जगह पर खरीदा भी है उन्होंने। तो नेट में उनकी लॉन्ग पोजीशंस 3% से बढ़ी है। अब मैं आता हूं जरा इस वाले डाटा पे। देखिए, बुल रन की ना पहचान होती है। पहला बुल रन की पहचान क्या होती है कि आप एकदम से थोड़ा सा भी गिरेंगे ना तो आपको लगेगा हे भगवान कहीं टॉप तो नहीं बन गया। मार्केट के अंदर टॉप नहीं बना बॉस, टॉप बनने के लिए भी समय चाहिए। जब बॉटम बनने के लिए समय चाहिए होता है तो टॉप बनने में एक दिन में कैसे तय हो जाएगा?
तो फिलहाल ये जो कल 300 पॉइंट की गिरावट आई है, इसने तो मार्केट को 21,000 के भी नीचे नहीं धकेला अभी। और अभी आप जो 20 डीएमए की बात बोल रहे थे, वो तो 20,600 पे है, यानी यहां से भी 550 पॉइंट नीचे है पहला स्टॉप। तो मैं इसको मानता हूं इट्स ए रूटीन करेक्शन, और ये होना था। कई बार हमने आपको बताया कि एफआईएस जहां पे खड़े हैं वहां से वो वहीं खड़े हुए हैं, बट आप गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप दिए जा रहे हो। तो एक दिन तो गैप फिलिंग होने ही थे, तो एक ही दिन में 2 गैप फिल हो गए बस, और कुछ भी नहीं हुआ। 21,000 अभी भी एक अहम सपोर्ट एरिया है। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि किसी भी डिप में आके थोड़ा पोजीशंस को ली जा सकती है, क्योंकि डीआईएस कैश में भी खड़े हैं। मेरा भी यही मानना है कि आप अभी डिप का इस्तेमाल कीजिए और पोजीशंस को प्लस कीजिएगा। ये कहाँ पे लेना है ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 21,000 के आसपास आपको लेना है। 20,800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ट्रस्ट मी, इस साल या इस सीरीज के अंदर हम इस लेवल को जल्दी जल्दी तोड़ने नहीं जा रहे हैं। हमने बड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आप खरीदारी करके परमानेंट तेजी के लिए जाओगे? उसका जवाब है ना। अब ना मार्केट के अंदर परमानेंट तेजी और परमानेंट गिरावट के दिन लद गए, अब वो गए। अब आपको वॉलेटाइल सेशंस के दिन आ गए हैं। अब आप 2 दिन ऊपर, 1 दिन नीचे, 1 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, इस तरह के सेशंस देखेंगे। एक तो विक्स भी थोड़ा हाई है, 14 साढ़े 14 के आसपास है। तो आप जब 21,000 के आसपास लें, 20,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, तो आप 21,500 तक का ही टारगेट रखें, क्योंकि 21,550, 600 वाली एक रेजिस्टेंस है, वहां पे डबल टॉप बन चुका है इस समय। तो तीसरी बार बनेगा तो 100% पार ही नहीं होगा ये। तो ये थोड़ा सा लेवल्स ध्यान देने वाली बात है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए कल बैंक निफ्टी में थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा कमजोरी थी लेवल्स के हिसाब से। एक और पॉइंट में बैंक निफ्टी में आपको नोटिस कराऊंगा, डिस्काउंट आ गया बैंक निफ्टी में। ये सीरीज में पहली बार डिस्काउंट आया है, और मैं बोलूंगा कई महीनों बाद तो मैं देख रहा हूं डिस्काउंट आ गया बैंक निफ्टी में इस तरह के बुल रन में। तो आपको 100 पॉइंट तो वैसे ही बैंक निफ्टी के फ्री के मिलेंगे अगर आप बैंक निफ्टी प्लस करने जाओगे, क्योंकि 90 पॉइंट का 98 पॉइंट का तो डिस्काउंट है। दूसरे पॉइंट, यहां पर भी अनवाइंडिंग का प्रेशर हुआ है, लेकिन अनवाइंडिंग ने अभी 47,000 नहीं ब्रेक किया। तो आपने क्या किया कि 47,800 और 500 को एक ही दिन ब्रेक कर दिया, यानी कि 2 दिन का खाना एक ही दिन में खिला दिया। तो थोड़ा आप 47,000 पे आके रुकोगे, यही आपकी रेंज एंट्री करने की है। आप चाहो तो इसी की रेंज के आसपास आके अपना स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के पोजीशंस को ले सकते हो। लेकिन माइंड इट, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो भी आप पोजीशंस ले रहे हो ये सिर्फ एक पुल बैक का हिस्सा होंगे। जो पुराने रेजिस्टेंसेस हैं वो अभी भी बरकरार होंगे। उनको पार करने के लिए नया जोश, नया जुनून चाहिए। वो पुराने लेवलों से पार नहीं होगा, अब उसके लिए नई खबर चाहिए होगी। आते हैं पुट कॉल रेशियो पे। मार्केट के अंदर थोड़ा पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार हल्का सा ओवरसोल्ड हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये 0.5 पे होता है, 0.66 दोनों का डाटा है। तो मेरे लिए आज जो ओपनिंग करेक्शन मिल रही है, मैं चाहता हूं थोड़ा डीप हो जाए। मैं खुद से चाहता हूं, ट्रस्ट मी, मैं चाहता हूं ये 23 पॉइंट मेरे को कम से कम 70 पॉइंट में दिख जाए, फिर मेरा काम बनेगा, फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो 50 पॉइंट का फालतू में अपने दिमाग में लेके मैं ट्रेड करने के लिए उतरूंगा तो मेरे मन में इच्छा नहीं रहेगी पूरी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने नोटिस कर रहा था। 10 एफ&ओ शेयर एफ&ओ बैन में, कल 350 पॉइंट टूट गया, लेकिन 10 का 10 शेयर एफ&ओ बैन में खड़े हैं। एंजाइटी का लेवल आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा है मार्केट के अंदर। अरे रूमर्स को इग्नोर करें बाजार में, प्रोसेस और अपने प्रोसेस को फॉलो करें। बट ऐसे बाजार में कोई स्टॉक आपके रेडार पे आ रहा है लॉन्ग या शॉर्ट में, डिम्पी? देखिए अजय, अभी आपने एक शेयर बताया था, सेगमेंट बताया, इनफैक्ट सरकारी बैंक। मेरा भी ये मानना है कि ये समय ना एकुमुलेशन का भी होता है। अच्छे शेयर्स को एकुमुलेट कीजिए, और अच्छा शेयर कैसे दिखाता है, गिरावट में भी चल के दिखाता है। कल वोल्टास का शेयर देखिए, क्या जबरदस्त वॉल्यूम आया, क्या जबरदस्त मोमेंटम मार्केट के अंदर इसके अंदर दिखाया। और हमने कई बार कहा है कि सर्दियों में चलने वाला वोल्टास है, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं, और मेरे को हैरानी नहीं होगी अगर 1300-1400 भी हो जाए वोल्टास, तो ये बात भी मैं कई बार बोल चुका हूं। और इसने कल प्रूव कर दिया कि देखिए इंडिविजुअल पार्टी कैसे चलाई जा सकती है। गिरते 300 पॉइंट कल निफ्टी टूटा, ये 3% ऊपर बढ़ा, और इसका साल का सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी कल ही आया है। तो आप इस शेयर को एकुमुलेट कीजिए, ये अच्छा मौका है इन शेयर्स को एकुमुलेट करने का। बाजार जब जब करेक्शन दे, अच्छे शेयर्स को एकुमुलेशन का समय होता है। वोल्टास उसी कैटेगरी में एक है। आज हम आपको सिर्फ एक ही शेयर देंगे, बाजार खुलने के बाद झड़ी लगा देंगे शेयर्स की जैसे जैसे हमको पता लगेगा। लेकिन फिलहाल खुलने से पहले सिर्फ वोल्टास पे ध्यान रखिएगा, और वही भी एकुमुलेशन के लिए। ये एक दिन के लिए नहीं दे रहा हूं मैं आपको, पूरे क्वार्टर के लिए दे रहा हूं। और मेरा ऐसा मानना है पूरे क्वार्टर के अंदर आप याद रखेंगे इस शेयर को लेके कि मैंने कोई अच्छा शेयर इस गिरावट पे प्लस किया था। इसको तो वोल्टास पूरा अपना
बढ़िया बेस बना के रिकवर करना शुरू किया। जितनी भी सेलिंग होनी थी उसके अंदर हो गई है, सारी बुरी खबर फैक्टर्ड इन है और अब यहां से चलने के लिए तैयार हो सकता है, ऐसा डिम्पी का मानना है। लेकिन वापस जाते हैं बाजार पे, कुछ समय बाजार को देना पड़ेगा। कल बड़े दिनों के बाद बेयर जो है 50-50 पॉइंट खा रहे थे, थोड़ा शॉर्ट करते थे, डर डर के वापस आ जाते थे क्योंकि बुल रन चल रहा था, फिर थोड़ा शॉर्ट करते थे, अनवाइंड करते थे, झिझक के पीछे आ जाते थे। कल बेयर जो हमारे मंदेड़िए ट्रेडर्स हैं उन्होंने दबा के पार्टी की है साहब। 300 पॉइंट तो सीधा मिला इंट्राडे, और ऊपर के भाव से अगर शॉर्ट करके बैठे हैं तो और ज़्यादा। तो उनका भी ख्याल रखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजी वालों का ही मार्केट है। आगे बढ़ते हैं। किरण जानी, जय पटेल, आदित्य अरोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार की बातचीत को आगे लेके जाने के लिए। आप सबका स्वागत है। शानदार दिखाई दे रहे हैं आप, एकदम तैयार डटे हैं। कोई नर्वसनेस किसी के चेहरे पे नजर तो नहीं आ रही है मुझे। आदित्य अरोरा से आपसे शुरुआत करूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी पे सेंस हल्का फुल्का आना शुरू हो गया था। एक 30-50 करोड़ की आईपीओ को 10-10 हजार करोड़ का माल मिल रहा था, तो कहीं कहीं ये साइंस दिख रहे थे कि एक नियर टर्म टॉप, बुल मार्केट ओवर नहीं बोल रहा हूं मैं, नियर टर्म टॉपिश टाइप का बिहेवियर बाजार में ट्रेडर और इन्वेस्टर वर्ग दोनों दिखा रहे थे। लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं अब आदित्य? निफ्टी बैंक निफ्टी अभी लें या 200-300 पॉइंट की अभी और जगह है नीचे में, उसके बाद माल लेना शुरू करें? गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपने जैसे स्टार्टिंग में जो कंपैरिजन ड्रॉ किया, एकदम सही किया कि शादियों का मौसम चल रहा है, छोटे भाई को शादी में लेके चले गए, उसने जलेबियां भी खा ली, टिक्कियां भी खा ली, बहुत कुछ खा लिया, अब हाजमा खराब हो गया, अब सहा नहीं जा रहा है, अब ओवर ईटिंग हो गई है। तो बाजार में भी बहुत एक गैप अप के बाद गैप अप था, और आप देखिए तो आरएसआई बहुत ही ओवर एक्सटेंडेड हो गई थी। साथ में आप अगर अदर फैक्टर्स की बात करें, जैसे आप आईपीओ की बात कर रहे थे, आईपीओ में 100% जंप देखने को मिल रहा था। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा थे, बहुत हाई पे ओवर सब्सक्राइब्ड है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है बाजार के, जहाँ पे आपको क्लियर कट पता है कि पास्ट में जब ऐसा हुआ है तो क्या हुआ है। एंड आप कुछ स्टॉक्स एसएमई स्पेस में देखें तो वैल्यूएशन भी काफी ओवर एक्सटेंडेड है, और टेक्निकल्स भी काफी ओवर एक्सटेंडेड है। तो ये फॉल आना था, और चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, क्योंकि कल हमने बाजार को शॉर्ट किया था और थोड़ा सा शॉर्ट बायस बना के भी रखा था इतने दिन से। अब यहाँ से सेटअप इस तरीके से लग रहा है, मुझे लगता है कि अभी जो कल के हाई बने हैं वो जल्दी नहीं आएंगे, थोड़ा मुश्किल लगेगी। डेटा में भी बहुत आश्चर्य हुआ देख के कि बहुत लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, बट चार्ट तो बिल्कुल वो दर्शा नहीं रहे। यूएस मार्केट में भी ज्यादा करेक्शन आया है, तो मुझे लगता है कि कल परसों भी मंदी थोड़ी और चल सकती है। तो 2 दिन तो मैं बाय करने का नहीं सोचूंगा। मैं मंडे को वापस रिव्यू करूंगा कि बाजार में अभी तेजी के संकेत बन रहे हैं कि नहीं, तब मैं बाय करने का अटेम्प्ट करूंगा। मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि टेक्निकल्स तो वीक लग रहे हैं इस समय। मैं मानता हूं कि अच्छी स्ट्रैटेजी पैसा कमाने की कॉल राइटिंग रह सकती है, क्योंकि जो हाई एस्टैब्लिश हो गए हैं वो क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। एफआईएस बायर है, पर बाजार में हिडन सेलर्स जो भी है वो बड़े अभी भारी है। आपने बहुत सही बात बोली, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आज मैं सुबह जब डेटा देख रहा था और अपने ग्राफिक्स बना रहे, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मुझसे पूछा था कि सर आपने लेवल बड़े डीप दे दिए नीचे, 20,500 इतना लगता है क्या नीचे? बिल्कुल लगता नहीं है, लेकिन मैं जूसी लेवल्स दे रहा हूं जहां पे आपको माल लेने में और घटने की गुंजाइश कम हो। अभी भी ले सकते हैं आप, आज भी इंट्राडे 150-200 पॉइंट घटेगा तो ले सकते हैं आप, लेकिन वो इंट्राडे प्ले के लिए होगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से जो वन साइडेड बुखार भयंकर चढ़ गया था कि सिर्फ बाजार तेज ही जो होता है, रोज गैप अप वो उतरने में 1-2 दिन दीजिए बाजार को, फिर रिव्यू करिएगा। जल्दबाजी पैसा लगाने में थोड़ा सा मत करिए, मिलेगा आपको, बाजार खुद कहेगा, स्क्रीन खुद कहेगा कि मैं तैयार हूं, बॉटम बन चुका है, नियर टर्म ओवरसोल्ड का सारा फ्रॉथ निकल गया, ये बताने के लिए। किरण जानी, आप कैसे ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं? मैं बहुत उत्सुक हूं जानने के लिए कि आज आप लॉन्ग ट्रेड लाए हैं, शॉर्ट ट्रेड लाए हैं, कैसे ट्रेड अप्रोच करेंगे आज आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से सुबह से आप डिस्कस कर रहे हो कि मार्केट में एक वन साइडेड बुल रन चल रहा था, इवन हमने ट्यूसडे के दिन भी जब हम कनेक्ट हुए थे आपके चैनल के ऊपर, तब भी हमने यही चीज डिस्कस की थी कि जिस तरह से ओवरबॉट रैली के टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और आप इंडेक्स का मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो इस लेवल जिस लेवल पे वो ट्रेड कर रहा था, हिस्ट्री में हमने देखा कि उस लेवल से
छोटा मोटा प्राइस प्रॉफिट बुकिंग या तो प्राइस करेक्शन हमने देखा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो कितने सारे गैप डेली चार्ट के ऊपर अवेलेबल है और जनरली हमने देखा है कि अच्छे खासे बुल रन के बाद ये सभी गैप फील होते हैं। तो कल हमने देखा वैसा ही कुछ रिएक्शन था। सो डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेंड के बाद का ये छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है। तो हमारा जो बायस रहेगा वो आज के लिए बुलिश साइड ही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली, तो पहले मैं स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कस करता हूँ। तो एयू बैंक कल हमने देखा था कि इतनी भारी गिरावट में भी लॉन्ग ट्रेड के साथ ट्रेड कर रहा था, ग्रीन जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। पहला हमारा बाय कॉल एयू बैंक रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। हमने देखा था कि काफी समय से 740 760 एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर कल सस्टेन हुआ है। तो 760 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 780 हमारा टारगेट रहेगा, 744 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो हमारा वो एफएमसीजी से हिंदुस्तान यूनिलीवर है। जनरली हमने देखा कि जब भी मार्केट में ऐसी तेज गिरावट आती है तो दूसरे दिन ये जो डिफेंसिव या तो एफएमसीजी काउंटर है वो मार्केट को संभालने की कोशिश करते हैं, वहां पे हम बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम डिफेंसिव बैट लेना चाहते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा सेकंड कॉल रहेगा। साथ ही साथ टेक्निकल सेटअप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न थी 2500 से 2550 के बीच में, काफी अरसे से ये एक कंसोलिडेट हुआ था, कंसोलिडेट हो रहा था। हमने देखा है ट्रिपल टॉप डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी डेली चार्ट के ऊपर और इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एचयूएल एक तैयार हो चुका है यहाँ से अच्छी खासी रैली देने के लिए। तो 2550 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2580 तक का हमारा टारगेट रहेगा और 2540 ऐसा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो यू बैंक एंड एचयूएल हमारे आज के लिए लॉन्ग कॉल रहेंगे। एचयूएल और एयू, अगर आप इन दोनों के लेवल्स को अच्छे से नोट करें ना, तो एक चीज़ आप और नोट कीजिए। कल अगर आप बड़े शेयर्स में जहाँ पे लॉन्ग पोजीशनिंग अच्छी बन रही थी उसमें एयू बैंक भी था। आप देख रहे हैं 3% का आपको लाल निशान दिखेगा कि एलटीआई माइंडट्री भी था जो हमने आपको ऑलरेडी नोटिस करवाया हुआ है। लेकिन आप उसको छोड़ दो, एयू स्मॉल फाइनेंस एक अच्छा ट्रेड बनता है। आज मैं भी पहले इसको देखा, मैंने सोचा ये दे देता हूँ, फिर मेरे को लगा कि इतना चला हुआ शेयर हमसे ना दिया जाएगा, तो सर ने ही दिया। ये ज़्यादा अच्छा है, उनकी ज़्यादा बारीकी है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस है। और दूसरा एकुमुलेशन के लिए एचयूएल इससे बेहतर क्या हो सकता है जब आप कंजम्पशन की थीम पे चल रहे हो और आपको शेयर ज़्यादा भी ना टूटे हो। कल एचयूएल 2500 का शेयर सिर्फ 3 रुपये टूटा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए ये सही समय है अच्छे शेयर्स को चेक करने का। तो ये हो गया किरण जी की ट्रेड। जय पटेल, आपके सौदे कौन से हैं? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के क्लोजिंग शो में भी मैंने एचडीएफसी बैंक दिया था एक्यूमुलेशन के लिए। काफी मुझे लग रहा है इतने गिरावट में भी पॉजिटिव चल रहा था और एंडिंग भी काफी अच्छा हुआ। आज के लिए भी स्ट्रेटेजी रहेगी एक बाय कॉल और एक सेल कॉल की। बाय कॉल की तरफ से सुप्रीम इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा लग रहा है। कल के दिन में भी 4.5% का अपसाइड दिखाया, इवन एट द एंड ऑफ द डे भी हाई पर क्लोज हुआ। काफी सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक में अपसाइड दिखा कल के दिन में। मूविंग एवरेजेस को देखे तो सपोर्ट वहां पर 21 डे का लिया था, सुपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था, प्लस आरएसआई मॉडरेट जोन से अपसाइड की तरफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। सो सुप्रीम इंडस्ट्रीज वुड बी अ बाय। 4637 के अराउंड भाव चल रहा है। 4790 का टारगेट रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस के तौर पर मुझे लग रहा है 4478 का स्टॉप लॉस रख के सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर बाय की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और सेल कॉल पर एस्कॉर्ट की सलाह दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट अ सेकंड। सो एस्कॉर्ट का चार्ट देखिए तो डेली चार्ट में 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया कल के दिन में। जो एक्यूमुलेशन लेवल थे उसके नीचे जाके ब्रेकडाउन दिखाया ये स्टॉक ने, और मुझे लग रहा है वो एक्सटेंड हो सकता है फॉल 200 दिन की मूविंग एवरेज की तरफ ये स्टॉक मूव कर सकता है। सो यहाँ से सेल की सलाह होगी एस्कॉर्ट के फ्यूचर पर। सो 2980 के अराउंड भाव चल रहा है। टारगेट 2845 का रहेगा और स्टॉप लॉस अराउंड 3040 का रख के एस्कॉर्ट क्यूबोटा पर सेल कॉल ले सकते हैं। तो एक सेल कॉल एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर और सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर बाय कॉल। ये तो कॉल्स हो गई जय पटेल की। आदित्य अरोड़ा भी हमारे साथ पैनल पर, उनसे भी समझता है उनके ट्रेडिंग बेट्स। आदित्य मॉर्निंग, बताएं आपकी ट्रेडिंग की बेट्स क्या है आज? आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है अभी इस माहौल में बहुत स्ट्रॉन्ग बाय तो कहीं भी नहीं बनता है एज ऑफ नाउ, लुकिंग एट द मोमेंटम। बट डिफेंसिव स्पेस एक अच्छा हाइडिंग स्पेस रह सकता है जहां पे फॉल कंट्रोल्ड रह सकता है, लिमिटेड रह सकता है कंपेयर टू हाई बीटा काउंटर्स। तो वही वहां पे हम बाय कर सकते हैं। अजंता फार्मा को बाय करेंगे 1900 में। 1840 रहेगा स्टॉप लॉस और 1960 से 2000 का रहेगा टारगेट। सेकंड क्रिसिल, उसे 4260 में खरीद सकते हैं। 4080 रहेगा स्टॉप लॉस और 4460 से 4600 रहेगा टारगेट।
चलिए, तो आदित्य की बेट्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये तो स्ट्रैटेजी रही आज के पैनल पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी। आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रखने हैं, स्टॉक्स से न्यूज लेकर आए हैं शरद, उनसे समझते हैं और आईपीओ मार्केट का एक्शन भी वो बताएंगे। प्राइमरी मार्केट में सब्सक्रिप्शन फिगर्स कैसी आई हैं। शरद मॉर्निंग, पहले स्टॉक से न्यूज बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करेंगे मझगांव डॉक का। यहाँ पे उनको 1615 करोड़ का बड़ा ऑर्डर आया है इंडियन कोस्ट गार्ड से, जहाँ पे ये सप्लाई करने वाला है पेट्रोल वेसल्स। अब बात करें एस्ट्रल की, तो कल जो है प्रमोटर्स ने लगभग 1.74% स्टेक की जो है बिकवाली की थी ओपन मार्केट में, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आया यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एफआईज ने बायर्स रहे हैं। एक है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन कल के फॉल पे जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में देखने मिला था, यहाँ पे अबैकस ग्रुप ने, जो सुनील सिंघानिया प्रमोटेड ग्रुप है, उन्होंने 6.5% स्टेक से ज़्यादा की जो है एक्विजिशन की ओपन मार्केट में। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज भी फोकस में रहेगा। कल उनके मैनेजमेंट मीट थी और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी जो हाउसिंग बिजनेस है उसको वो लिस्ट भी कर सकते हैं डीमर्जर के बाद, या और भी कोई वैल्यू अनलॉकिंग के ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। डीएलएफ भी फोकस में रहने वाला है। आज जो है उनकी एक लॉन्च हो सकती है, जहाँ पे 500 यूनिट्स जो आर्बर 2 प्रोजेक्ट की है उसको वो लॉन्च कर सकते हैं सेक्टर 77 गुरुग्राम में, जहाँ पे जो पोटेंशियल सेल्स है इस पूरे प्रोजेक्ट का वो लगभग 9000 करोड़ रुपए हो सकता है। ऑफकोर्स जब पहली बार इनको जो लॉन्च हुई थी फेज़ 1 की, तब हमने मार्च में जो है स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने मिली थी। तो ये सारे स्टॉक्स है जो हमारे रडार में आज के फोकस में होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो स्टॉक्स हम रडार पर रखेंगे शरद। अब आप बताएं प्राइमरी मार्केट से भी एक्शन। जी बिल्कुल, आज जो है आइनॉक्स सीवीए आइनॉक्स इंडिया जो कहते हैं उनकी लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ प्राइस 660 का था, जो सब्सक्रिप्शन लेवल्स थे वो 61 टाइम्स के थे। अब एक्सपेक्टेड है कि प्रीमियम लिस्टिंग होगी और ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगभग 70 to 80% का जो है रेंज चल रहा है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंप्लीटेड सब्सक्रिप्शन में मुथूट माइक्रो फाइनेंस लगभग 12.3 टाइम्स आया, मोतीसन ज्वेलर्स 173 टाइम्स आया और सूरज एस्टेट डेवलपर्स 17 टाइम्स आई। ये तीनों कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन अब बंद हो चुके हैं। आज आखिरी दिन है 3 कंपनियों का जिनके सब्सक्रिप्शन रहेंगे, और जो एंड ऑफ सेकेंड डे के अगर आंकड़ों की बात करें तो हैप्पी फोर्जिंग्स, आरबीजेड ज्वेलर्स और मुफ्ती क्रेडो ब्रांड्स की जो है वो दोनों रेंज जो है कर रहे हैं 7 to 7.7 टाइम्स में। और जो दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का वो एंड ऑफ डे 1 में आज़ाद इंजीनियरिंग का लगभग 3.5 गुना रहा है। और लास्टली मैं बात करूँगा आईपीओ खुलने का, एक और कंपनी है वो है इनोवा कैपटैब। अब यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी 171 करोड़ रेज किया है वाइट ओक और आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड से। आईपीओ प्राइस 426 to 448 है और जो आईपीओ साइज है वो 570 करोड़ रुपीस का है, जिसमें फ्रेश इशू 320 करोड़ रुपीस के हैं। तो ये सारे आईपीओ जो है इसके पूरे अपडेट हमने आपको दिया है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोनों हिस्से आपने बता दिए, एक तो आईपीओस का और दूसरा खबरों वाले शेयर्स भी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, खैर ब्रोकिंग हाउसेस भी जोड़ेंगे थोड़ी देर में आपके सामने, लेकिन एक अहम खबर कल हुई है, वो कल जी वाली खबर आई है। आज आपको पता 21 तारीख थी, वैसे तो आज मर्जर आज अनाउंस हो जाना चाहिए था रेगुलेशंस के साथ, लेकिन 21 तारीख होते होते खबर ये आ रही है कि एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए कल पनिशमेंट मिली। 7% डेज लो पे जाके जी बंद हुआ है। क्या है कल बाजार की वजह से बंद हुआ था या फिर अपनी खबर की वजह से, और खबर क्या है ये बताने के लिए अंकुर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंकुर जरा बताएं विस्तार से कि कल क्या फैसला हुआ और क्या सोनी राजी हो गया इसके लिए। जी हाँ, जी सोनी मर्जर के लिहाज से आज अहम दिन है, क्योंकि आज ही ये जो डेडलाइन थी मर्जर कंप्लीट करने की वो ख़त्म हो रही है और ये लगभग साफ हो चुका है कि आज के दिन तक ये मर्जर कंप्लीट होने वाला नहीं है। अब जो बातचीत है वो है मर्जर की डेडलाइन को एक्सटेंशन को लेके। जी एंटरटेनमेंट ने एक स्टॉक एक्सचेंज नोटिफिकेशन जारी किया और यहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि सोनी ने उनके साथ रीच आउट किया है एक कम्युनिकेशन में कि मर्जर कंप्लीशन एग्रीमेंट के लिहाज से वो बातचीत को तैयार हैं और ये बातचीत होगी डेडलाइन एक्सटेंशन को लेकर। लेकिन इन शब्दों को बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको हम याद दिला दें कि सोनी ने भी अपनी स्टेटमेंट में बोला था कि वो जी के साथ डिस्कशन को तैयार हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट में एक अहम चीज ये भी थी कि वो डेडलाइन एक्सटेंशन के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ जी को सुनना चाहते हैं कि मर्जर कंप्लीशन एग्रीमेंट के तहत क्या ऑन द टेबल है, क्या जी बातचीत करना चाहता है वो उसको सुनेंगे।
तो अब ये इंपॉर्टेंट होगा कि सोनी की तरफ से क्या बयान आता है, क्या वो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो डेडलाइन एक्सटेंशन के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि ऑल इन ऑल जो बोन ऑफ कंटेंशन था दोनों पार्टीज के बीच में वो यही था कि अगला सीईओ कौन हो सकता है, जहां पर सोनी बार बार मेंटेन कर रहा था कि एनपी सिंह मर्ज्ड एंटिटी के सीईओ होने चाहिए, वहीं पर पुनीत गोयनका जी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना यही था कि पिछले साल जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके मुताबिक पुनीत गोयनका ही सीईओ होने चाहिए। ये बहुत ही पेचीदा स्टॉक बन चुका है जी एंटरटेनमेंट। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप फॉलो करिए 18 ऑफ स्वदेश को और न्यूज़ फ्लो को फॉलो करिए, लेकिन आप अगर मर्जर खेलना चाहते हैं, वो खबर पे आप ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगा के करिए। लास्ट 3-4 दिन में जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो आता है ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। कल देखिए ऑलमोस्ट 10% नीचे घट के बंद हुआ, एक दिन 3-4% भाग के बंद हुआ था। और या फिर अगर आपको काम करना है जी में तो डिलीवरी बेस्ड काम करिए, आप लेके बैठिए। आपको मालूम तो है 10-15 दिन 1 महीने में अगर जिस भी तरफ बात जाती है आपको क्लियरली पता है, वॉलेटिलिटी में ज़्यादा पैसा लग ना जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑफकोर्स मैनेजमेंट चेंज बाजार पसंद करेगा, ये एक बात माननी पड़ेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, इस पर एक टेक चेक भी ले लेते हैं। जी को कैसे ट्रेड किया जाए? कितना भी आप कहें ना आदित्य, जी वो स्टॉक है जिसको मना भी करते हैं लोग, लेकिन ट्रेड करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये लगता है जब भागेगा तो 10 देख चुके हैं ना। एक बार पिछली बार जब पॉजिटिव न्यूज आई थी 270-80 क्रॉस किया था, एक दिन में 20% भागा था। कैसे ट्रेड करेंगे आप लेवल्स देख के? देखिए लेवल्स तो मेरे हिसाब से इसके जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 240 235 का। पर अभी जिस हिसाब से कल गिरावट आई है, मैं इसमें थोड़ा वेट करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि बाजार का मोमेंटम भी थोड़ा नेगेटिव है और स्टॉक में भी मोमेंटम नेगेटिव है, तो लोस भी एक बार ब्रीच हो जाए, सपोर्ट भी ब्रीच हो जाए, तो अभी मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं कहूंगा थोड़ा वेट करें, क्योंकि इसमें शायद थोड़े नीचे के लेवल आ सकते हैं। ठीक है, वेट करें, नीचे के लेवल्स पॉसिबल है। एक छोटा स्टॉक है श्रीराम पिस्टन्स, स्मॉल कैप इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कल अबैकस सुनील सिंघानिया के फंड ने कल उसके अंदर एक्शन करते हुए नजर आए। वो श्रीराम पिस्टन का स्टॉक प्राइस अगर हम दिखा सकें क्या किया एग्जैक्टली, डायरेक्टर साहब लेके आइए। ओके ग्रेट, हमारे पास डेटाबेस में वो नहीं है, लेकिन हम ऐड करवा के आपको डिस्कस करेंगे। हमारे पास है अभी। शरद ने जो स्टॉक्स न्यूज में लिया, आप वो फायर करें, अभी चला है। अच्छा ओके, श्रीराम पिस्टन डायरेक्टर साहब लेके आइए। स्मॉल कैप में एक तो ये मानना है, ये देखिए श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स एक 1160 के आसपास का स्टॉक है। किरण जानी जरा इसके चार्ट देख के बताएंगे आप? किरण जानी अनम्यूट तो करें अपने आप को। सॉरी। तो श्रीराम कृष्ण की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मंथली और वीकली चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो एक बुल रन था वो काफी अरसे से स्टार्ट है। इसमें ऑलरेडी 22 मई से स्टॉक जहां 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से वन साइड हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था स्टॉक। ऊपर में कहीं ना कहीं 2200 के आसपास गया था, वहां से 50% करेक्शन नीचे में हमने 900 तक देखा है। अब 900 से जिस प्रकार की रैली हम देख रहे हैं, स्टॉक में कंसोलिडेशन पैटर्न एंड ब्रेकआउट, तीन चीज इकट्ठा करंट मार्केट प्राइस से काफी अरसे के बाद ये अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 3 दिन से लगातार सर्किट टू सर्किट आई गेस ये ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई गिरावट भी आती है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा डीप बन रहा है यहाँ पे। 1050 के नीचे का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। 1150 के आसपास की क्लोजिंग थी कल की, तो कोई भी गिरावट में आए या तो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करेंगे। 1050 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप ऊपर में 1300 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस स्टॉक को जरूर आज ट्रैक करेंगे कि इसमें किस तरह का मोमेंटम आता है फंड एक्शन के बाद। लेकिन फार्मा स्पेस, डिफेंसिव स्पेस ऑलरेडी एक मूव में है, और एस्ट्राजेनेका को भी एक कैंसर ड्रग लॉन्च करने की एक पॉजिटिव न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आज? एस्ट्राजेनेका एक बार इसे चेक करके जो है बताएं, ये आज खरीदेंगे आप? वैसे ही फार्मा इस वक्त चल भी रहे हैं। तो एस्ट्राजेनेका डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज के बिलो अभी चल रहा है। कल के दिन में थोड़ा फॉल आया था, माइनर फॉल था, बट ओवरऑल फार्मा स्पेस को मैं क्लोजली वॉच करना चाहूंगा और कोई भी डीप पर बाय करने की सलाह रहेगी। इवन औरो फार्मा जैसे स्टॉक्स है, वहां पर भी कल के दिन में गिरावट के बाद भी 1000 के ऊपर टिका रहा, और मुझे लग रहा है आने वाले दिन में भी काफी अच्छा वो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एस्ट्राजेनेका भी काफी अच्छा भी सपोर्ट जोन के वहां पर है। अगर वो ब्रीच हुआ तो मुझे लग रहा है थोड़ा डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है।
4450 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वहां पर बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ओवरऑल काफी टाइम से ये स्टॉक नैरो रेंज में चल रहा है, ज्यादा कुछ अपसाइड नहीं है, तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहूंगा और थोड़े दिन बाद ये स्टॉक में हम वापस से क्लोजली ट्रैक करके वापस से बाय करके सलाह दें। प्रॉब्लम अभी आपको नहीं दिखते लेवल्स इसमें बाय करने के, आप बाद में जब फेवरेबल लेवल्स हो तब रेकमेंड कर देना। लेकिन इस वक्त ब्रोकिंग हाउस क्या रेकमेंड कर रहा है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स स्टॉक्स पे आई हैं, की स्टॉक्स रिपोर्ट्स गौरव हमारे तक कंपाइल करके लाए, उनसे समझते हैं। गौरव बताएं। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुंदरम फाइनेंस की, जहाँ पे डैम कैपिटल ने अपना रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड करके सेल दे रखा है और टारगेट प्राइस जो है वो भी कम करके 3,250 रुपये का दे रखा है। तो उनके हिसाब से अभी का फ़िलहाल जो प्राइस है कंपनी का वो काफ़ी परफेक्शन से भी अबव लेवल पे है और आगे जाके ग्रोथ में भी कहीं पे हमें मॉडरेशन दिख सकता है डैम कैपिटल के हिसाब से। उनका ये भी मानना है कि उन्होंने अब तक एसेट क्वालिटी में कोई भी डिटोरिएशन जो है वो फैक्टर इन नहीं किया है और उसके चलते हुए भी उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो कम करके 3,250 का कर रखा है सुंदरम फाइनेंस के लिए। अगला स्टॉक हम देखेंगे ऑर्किड फार्मा, जहाँ पे नुवामा ने इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दे रखा है 900 रुपये का। तो उनके हिसाब से ये जो बिज़नेस है वो कहीं पे कोर बिजनेस जो है ऑर्किड फार्मा का वो कहीं पे आगे जाके रैंप अप होगा। प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें कुछ अच्छी आशंका दिख सकती है क्योंकि PLI जो है वो कहीं पे रीइंफोर्स करेंगे API पोजिशनिंग को और इसी के चलते हुए हमें कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है वो अच्छे होते हुए दिखेंगे आगे जाके। और इसी के चलते हुए उनका मानना ये है कि अगर हम बेयर केस भी देखें इस ऑर्किड फार्मा के लिए तो भी हमें यहाँ से जाके 16% का अपसाइड देखने को मिल सकता है स्टॉक के प्राइस में और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 900 रुपये पे बनाए रखा है। अगला स्टॉक हम देखेंगे यात्रा ऑनलाइन, जहाँ पे इन्वेस्टेक ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दे रखा है 215 रुपये का। तो उनका मानना ये है कि ये जो स्टॉक है वो इन्वेस्टर्स ने मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें दिख सकती है। IPO फंडिंग के बाद स्टॉक में जो मनी इन्फ्यूज़ हुआ है इसकी वजह से काफ़ी अच्छे ग्रोथ ड्राइवर्स मिले हैं उनको और इसके चलते हुए उनके मार्जिन्स भी कहीं पे सुधारने की आशंका है और इसी के चलते हुए उनका मानना यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी में हमें 86% का केगर दिखने को मिल सकता है FY26 तक और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 215 रखते हुए काफ़ी बुलिश व्यू एक दे रखा है यात्रा ऑनलाइन के लिए। और अगला स्टॉक हम देखेंगे वो है DLF, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली में अपना ओवरवेट रेटिंग जो है वो मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 770 रुपये का दे रखा है। उनका मानना यह है कि DLF अपना प्रोजेक्ट जो है गुड़गांव में वो लॉन्च करेगा जिसमें से 500 यूनिट्स ऑफ आर्बर 2 प्रोजेक्ट जो है वो कहीं पे हमें सेलिंग दिखेगी और इसी के चलते हुए DLF में कहीं पे 3Q FY24 में प्री सेल्स रेवेन्यू जो है वो कहीं पे स्ट्रॉन्ग देखने की आशंका है और आगे जाके भी DLF के पास अपना ऑर्डर पाइपलाइन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 11.2 मिलियन स्क्वायर फीट्स का ऑर्डर पाइपलाइन है अभी कंपनी के पास और इसीलिए मॉर्गन स्टैनली जो है वो काफ़ी बुलिश हो रहा है DLF पे और इसी के चलते हुए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 770 रुपये का दे रखा है। तो आगे जाके हम भी इन्हीं स्टॉक्स पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। ऑलराइट, थैंक्स वेरी मच गौरव, ये सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करके लाने के लिए। इन्हें आगे डिस्कस करते हैं। हमारे साथ बाजार पर एक फंडामेंटल राय देने के लिए मयूरेश जोशी भी बने हुए हैं, आइए उनसे बात भी करते हैं। मयूरेश, मॉर्निंग। कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन ये बताएं क्योंकि अक्टूबर लो से लगभग 1500-1700 पॉइंट्स हम चल चुके हैं। सैंटा तो पहले ही आ गए थे लग रहा था इंडिया में, दिसंबर से ये रैली जो स्टार्ट हुई, क्या अभी सैंटा रैली थम गई है? मॉर्निंग प्रियंका, मॉर्निंग अजय, मॉर्निंग डिप्टी जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक एक बहुत जबरदस्त रैली हमने विटनेस की थी और क्या ये स्ट्रक्चरल डाउनसाइड या डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है? कल का जो फॉल आया था मुझे बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि आई थिंक जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स इंडिया को सपोर्ट करते हैं वो अभी भी बरकरार है। एक दिन के फॉल से ये बिल्कुल चेंज नहीं होता, यानी ओवरनाइट स्टांस बिल्कुल बदलता नहीं है क्योंकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस इंडियन इकोनॉमी में हुए हैं, जिस हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं, मुझे नहीं लगता आई थिंक इंडियन इकोनॉमी में ऐसे कोई दिक्कतें हैं जो वारंट करती है कि इज दिस द स्टार्ट ऑफ अ बिग मार्केट क्रैश और व्हाटएवर। करेक्ट, ट्विटर पे एक आई थिंक एक बहुत वायरल हो रहा था स्टॉक मार्केट क्रैश। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर प्रीवियस बुल मार्केट भी हम देखें तो ऐसे रॉरिंग बुल मार्केट्स में जो पुलबैक्स आते हैं वो काफी शार्प होते हैं एंड दीज पुलबैक्स ऑब्वियसली शेकआउट ट्रेड्स के हिसाब से जाने जाते हैं जो वीक हैंड्स को मार्केट से बाहर निकालते हैं और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो पैसे साइडलाइंस पे बैठे हैं, आज अब देखिए IPO में कितने निवेश हुए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। इन द लास्ट 5 IPOs itself 3-3.5 लाख करोड़ सब्सक्रिप्शन अमाउंट आई थी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया स्टिल स्टैंड्स आउट इमर्जिंग पैक में
डेवलपिंग पैक में और डेवलप्ड पैक में। तो आई थिंक एज रेट कट साइकिल्स विल स्टार्ट एट सम पॉइंट इन द नेक्स्ट ईयर, वापस फ्लोज जो एक बहुत स्ट्रांगली आनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी की तरफ, वो स्टार्ट होंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो मार्केट्स को दिख ही रही है अगले 5 सालों के लिए, तो मुझे नहीं लगता आई थिंक कोई दिक्कत है मार्केट्स के लिए। इतनी रैली के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, और जैसे मैंने कहा विद बुल मार्केट्स ऐसे ब्रूटल पुल बैक्स डेफिनेटली देखने मिलते हैं, आई थिंक वन शुड एक्सपेक्ट दैट। अगर आप ये पुल बैक्स झेल नहीं सकते और अगर आप मार्केट्स में सिर्फ इंटेंशन से यही आ रहे हैं कि आई वांट टू मेक अ क्विक बक, शायद इक्विटी मार्केट्स आपके लिए सही जगह नहीं है। यू शुड बी रेडी फॉर सच पुल बैक्स जो पार्ट एंड पार्सल होते हैं ऐसे पुल मार्केट्स। ठीक है मनीष, गुड मॉर्निंग। देखिए थोड़ी देर पहले ना हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जी एंटरटेनमेंट के बारे में जानकारी दी कि हो सकता है इनकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए। मनीष, कई बार ना ऐसे शेयर्स भी हो जाते हैं जिनके ना फंडामेंटल चेक की जाती है, ना बैलेंस शीट, ना बिजनेस, उनमें सिर्फ वो खबर चेक की जाती है, वो खबर कब आएगी। कुछ जी वैसा ही हो गया है, ये सिर्फ खबर से चलने उठने बैठने वाला शेयर हो गया। जो कल खबर आई है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इसको मैं पॉजिटिव मानूं या नेगेटिव, थोड़ी हेल्प कीजिए। डेडलाइन बढ़ना ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि सोनी और जी की बातचीत आगे बढ़ेगी और ये ख़त्म तो हो नहीं रहा। लेकिन क्या नेगेटिव मानूं क्योंकि ये 21 तारीख भी नहीं कर पाए, उसके फिर नई डेडलाइन मांग रहे हैं ये? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है टिप्पी जी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक इंटरिम रिलीफ जैसा आप मान सकते हैं ये खबर के वजह से, और इसके वजह से शायद एक रिलीफ रैली स्टॉक में आ जाए। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी जब तक नहीं आती एक हेडविंड जरूर बना हुआ रहेगा स्टॉक के ऊपर। ऑब्वियसली आई थिंक जो सिनर्जीज हैं ये स्ट्रीट मान के चल रहा है कि सिनर्जीज तो पॉजिटिव है, बट आई थिंक ये जो डेवलपमेंट है ये शायद एक डिटरमिनेंटल फैक्टर बन सकता है प्राइसिंग के हिसाब से। बट आपकी एक मैं कहना चाहता हूँ कि इसका पीयर देखिए एज एन एग्जांपल सन टीवी, स्लोली एंड स्टेडीली वो अपनी अपमूव कंटिन्यू किए जा रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस जी और सोनी के सागा में। नंबर्स बेहतर होने की पूरी उम्मीद है अगले कुछ क्वार्टर्स में। देर पुलिंग बैक मार्केट शेयर काफी स्टेट्स में, साउथ में ओटीटी का जितना इन्वेस्टमेंट्स हुआ था शायद उसमें एक पुल बैक का या एक ब्रेक इवन स्टेटस शायद देखने मिलेगा। दे आर वेरी वेरी कैलिब्रेटेड in terms of even their movie financing at this point of time. So I think अगर आप एक खबर को देखें एक इंटरव्यू रिलीज जरूर है, बट whether you should act on this news मुझे नहीं लगता। I think you should be. ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि शुरुआत में थोड़ा पॉजिटिव है ताकि इनको समय मिल रहा है, बट ये जल्दी से जल्दी करें अगर करना है तो। आप ना निवेशकों के बारे में भी सोचिए, हम बहुत छोटे हैं, हो सकता है छोटे मन से आपके सामने बात बोल रहे हो, लेकिन फिर भी निवेशकों के तौर पर ज़रूर बोलना चाहेंगे उनके बिहाफ से कि अब अपने बारे में सोचिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन निवेशकों के बारे में भी सोचिए जिन्होंने शेयर के अंदर पैसा लगाया और इस डील के ऊपर पैसा लगाया। आप उसको सिर्फ अहम के कारण ना जाने दें। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और शेयर भी है DLF, जिस पे खबर आ रही कि गुरुग्राम में वो एक नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। 9,000 करोड़ रुपए की सेल्स होगी और इसका फ़ायदा कंपनी को अच्छा मिलेगा। कल ये शेयर टूटा था, वापस चल सकता है कि आज इस खबर के बदौलत। एक बार चेक करेंगे आदित्य आप DLF। देखिए DLF अभी अपने सपोर्ट पे ही खड़ा है जो है 670 का सपोर्ट, पर मेरा मानना है ये है कि खबरों के हिसाब से स्टॉक चल सकता है, बट मोमेंटम जो रियल एस्टेट स्पेस में है, निफ्टी रियलिटी में है, अभी वो थोड़ा बेरिश साइड है। तो हो सकता है कि अगर बाजार में आज और कल भी गिरावट बढ़ती है, इवन खबर के होने की वजह से भी स्टॉक नीचे आ सकता है 660 लेवल्स। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। ऑल द पॉजिटिव न्यूज को इतना वेटेज नहीं दूंगा, बट बाजार के मोमेंटम को दूंगा। तो मेरी रणनीति ये रहेगी, थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा इधर में। ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ऐसे बाजार में बड़े मजबूत स्टॉक्स की तरफ आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा, वो है भारती एयरटेल। मेरे भारती बहुत क्वाइटली चलता है ये स्टॉक, अभी ऑलमोस्ट 1000 जाके थोड़ा सा पुल बैक दिया है इसने, 970 पे आया, लेकिन देखिए बाजार कंपैरिजन में कम घट रहा है। किस लेवल्स पे आपको कंफर्ट आएगा भारती लेने में मयूरेश? मॉर्निंग अजय जी। तो मुझे लगता है आई थिंक एज वी सी इट एट मार्केट्स विद इंडिया, अगर ये पुल बैक 900 के लेवल्स तक देता है तो आई थिंक अच्छा विकल्प हो सकता है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आर हैपनिंग फॉर द सेक्टर एज अ होल। नंबर्स एक तो ठीक ठाक आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है कि सम पॉइंट ऑफ टाइम
आरपू इंक्रीजेस होंगे, जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा टेलीकॉम कंपनीज के लिए। जो इनका अफ्रीकन कारोबार है दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू डूइंग वेल, और यहाँ पे अगर कुछ डिवेस्टमेंट्स होती है तो जो ओवरऑल लेवरेज है बैलेंस शीट के ऊपर, ये अच्छी खासी कम हो सकती है। ऑब्वियसली विद इंक्रीज्ड आरपूज, जो एक एक्सपेक्टेशन है कैश फ्लोज का, इसमें एक अच्छा खासा सुधार आ सकता है, जो डी लेवरेज कर सकती है बैलेंस शीट को भी। और हम ये नहीं बोलना चाहिए कि जो ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस है, जो जियो ने अपने स्टैटिस्टिक्स दिए थे इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंटेशन लास्ट तिमाही में, एक बहुत बड़ा मार्केट है जो अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो आई थिंक वहां पे भी, आई थिंक विद लिमिटेड कॉम्पिटिशन कमिंग थ्रू, एक अच्छा स्कोप है ग्रोथ का। तो मुझे लगता है आई थिंक 900 के आसपास अगर भारतीय पुल बैक्स देता है तो आई थिंक एक अच्छी एंट्री पॉइंट या विकल्प हो सकता है। ठीक है, भारतीय एयरटेल पर आप एक अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे। लेकिन आप कुछ और स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की एक मैनेजमेंट मीट हुई, इस पर एक नोट भी है एलारा सिक्योरिटीज का, और मेजरली इनके अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस को लेकर बात की गई है कि आगे चलते हुए इसमें लगभग 20 से 25% की वो ग्रोथ को टारगेट करेंगे और जल्दी ही लिस्ट करने की बात भी हो रही है आफ्टर द डी मर्जर। इस ट्रिगर से मोतीलाल ओसवाल इस स्टॉक को भी अगर देखें, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेगमेंट भी है, और स्पेशली हाउसिंग सेगमेंट, और अगर आगे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी कट होते हैं, तो ऐसे में मयूरेश इस पूरे स्पेस में आफ्टर डी मर्जर किस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल हो जाती है? प्रियंका, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। एक बार हम लोग टेक्निकल से बात कर ही रहे हैं, बट थोड़ा बिहेवियर पे बाजार के, और जो बाजार को कल चिंताएं सता रही थी जिसकी वजह से हमने एक शार्प क्रैश देखा, इसके बारे में थोड़ा और बता दें अपने व्यूअर्स को। एक ऐसे पर्सन के साथ हम बात करेंगे, ऐसे मार्केट गेस्ट के साथ, जिन्होंने 35 साल में एक से एक बढ़ के क्रैशेस देखे और बहुत रैलीज भी देखी हैं। तो उनके अनुभव से एक बार समझ लेते हैं कि ये जो सडन क्रैश आया है रिकॉर्ड हाई से, ये एक रूटीन क्रैश है या वाकई बाजार में कोई परेशानी आ गई है, कोई चिंताजनक बातें हैं, क्या इसको रीड कैसे करें? देवेन भाई हमारे साथ हैं, देवेन चौकसी। देवेन भाई, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। आपके कुछ मिनट हम चाहेंगे, हम यहाँ एनालाइज कर रहे थे कि आज ये कल की जो गिरावट है, ये बहुत बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर नहीं आई है। इनफैक्ट डीआई तो बाय कर रहे थे। कल की गिरावट देख के तो उम्मीद ये थी कि शायद एफआई की बड़ी सेलिंग आएगी, वो भी नहीं थी। कुछ बाजार में इधर उधर अनकन्फर्म रूमर्स, ये कह लीजिए ओवरबॉट कह लीजिए, थोड़ा ट्रिगर लग गया। आपने इस फॉल को कैसे देखा और रिटेल इन्वेस्टर को आप क्या राय देंगे इस फॉल को अप्रोच करने की? देवेन भाई, गुड मॉर्निंग। ओके, हम शायद उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वापस जल्दी ही लौटेंगे। आप मोतीलाल ओसवाल से बात कर रही थी? हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रही थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर एक और ये एंट्रेंट होता है तो कितनी वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल? अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं है एंट्रेंट, इनका एक सब्सिडरी है, हाँ, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अफोर्डेबल हाउसिंग में फाइनेंस कंपनी है। तो ये कई साल से ट्राई कर रहे थे इस कारोबार को बड़ा करने की। इसके अंदर लीडरशिप चेंजेस भी हुए थे कई, लेकिन ये स्केलेबल नहीं हो पाया था। हाँ। ओके, वापस आते हैं। अमीषा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अमीषा वोरा प्रभुदास दीदा से। अमीषा जी, पहली बात तो ये बताइए कि आपकी अब तबीयत कैसी है? हमें मालूम चला कि आप थोड़ी सी, आपकी तबीयत गड़बड़ है, आप रिकवर कर रही हैं अच्छी तरह? हाँ जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। आपकी बात सही है, मैं अच्छे से रिकवर कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात, रिकवरी पे फोकस कर रही हूँ। वेरी गुड। जल्दी हम आपको स्टूडियो में वापस इनवाइट करेंगे। देखिए, यहाँ आपकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हुई, बाजार की भी तबीयत गड़बड़ हो गई। तो हम आपके अनुभव से ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो फॉल आई थी कल की, इसको कितना सीरियसली लिया जाए? ये क्या एक नियर टर्म टॉप बन गया है? क्या बुल मार्केट ओवर है? ये एक रूटीन करेक्शन है बहुत सारे कारणों की वजह से, ओवरबॉट से, और इसको उसी तरीके से लेना चाहिए, परेशान वाली बात नहीं है। बुल मार्केट ओवर तो नहीं है जी, बट कभी मार्केट में एक क्विक रैली आ गई, थोड़ा एक्सेसिस हुआ, तो एक छोटे रीजन पर भी मार्केट करेक्शन का मौका ढूंढता है। तो मेरे ख्याल से एक कॉम्बिनेशन ऑफ थोड़े फैक्टर्स हो गए, लेवल ऑफ द मार्केट, ऊपर से थोड़ा सा कोविड का न्यूज, एंड सम ऑफ द अदर न्यूज विच वाज देयर इन द मार्केट। मुझे लगता है उससे थोड़ा करेक्टिव मोड में मार्केट चला गया, क्योंकि ओवरबॉट था। तो ये लेवल पे मार्केट्स में कभी भी 3 से 5% के करेक्शन आते रहेंगे, मार्केट कंसोलिडेट होता रहेगा एंड अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। जैसे मैं भी रिकवरी मोड में हूँ, मार्केट भी ग्रेजुअली रिकवरी मोड में आ जाएगा,
बट अभी थोड़ा करेक्टिव मोड में है। मॉर्निंग अमीशा, तो ये जो करेक्टिव मोड है और 3 से 5% तक की करेक्शन हेल्दी करेक्शन ही मानी जाती है। सो ऐसे में क्या थोड़ा सा एडवाइस रिटेल इन्वेस्टर्स को ये भी होनी चाहिए कि इस वक्त आप इमीडिएटली डिप को ढूंढने की जल्दबाजी ना करें? वैसे ही ईयर एंड है, थोड़ा लल पीरियड भी होता है, एफआईज भी एक्शन से बाहर होते हैं, कई सारे फंड मैनेजर्स भी नहीं होते और वेकेशन मोड पे होते हैं, तो क्या थोड़ा सा और नीचे मिल जाएंगे आपको अच्छे स्टॉक्स? इसका इंतजार करें, इमीडिएटली जल्दबाजी ना करें खरीदने की। हाँ, मिल जाएंगे स्टॉक्स के लेवल थोड़े बेटर हो सकते हैं, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि ये लेवल पर अगर कोई ले रहा है तो उसको थोड़ा लंबा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो वैल्यूएशन चल रहे हैं वो लॉन्ग टर्म डिस्काउंटिंग के वैल्यूएशन हो रहे हैं, और वो ग्रोथ सस्टेन जब इकोनॉमी करेगी, नंबर्स में आएगा, तो ये वैल्यूएशन सस्टेन होने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो एक अलग व्यू हो गया, बट मार्केट में यहाँ से जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनको थोड़ा लॉन्गर पीरियड ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी जाके यहाँ से भी उन्हें पैसा कमाने मिलेगा। नो डाउट हमारा मीडियम टर्म निफ्टी टारगेट ही जो 21,000 है, उसकी जगह पर 22,500 है 12 से 15 महीने का। अब 2030 लो तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट शॉर्ट टर्म में ये करेक्शंस और पेन सहन करने की कैपेसिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है अमीशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं ताकि फिर और अच्छे से आपसे बातचीत हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीशा जी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए और बताने के लिए मार्केट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स भी हैं। आज नोवामा की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने ऑर्किड फार्मा के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा अब हमने इनिशिएट कर दिया इसको बाय अपना, और वो टारगेट दे रहे हैं 900 रुपये का। आपको मालूम है ये भूला बिसरा शेयर है मार्केट के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, लेकिन धीरे धीरे करके रिपोर्ट्स और अपने एक्शन से सबको ल्योर कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है ऑर्किड फार्मा। आदित्य, ये सवाल आपसे होगा, आप मेरे को जरा ये बताइए, मैं थोड़ा पोजिशनली रखूंगा, मैं इसकी वैल्यूएशन से ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, बजाय इसमें ट्रेडिंग और स्विंग नहीं करूँगा मैं, तो क्या इसको मैं रख लूँ? मैं भी 900 रुपये का टारगेट मानता हूँ नोवामा की तरह। बिल्कुल, ये स्टॉक देखिए बहुत लंबी गिरावट दिखाई थी इसने पहले 2,700 से गिर के ऑलमोस्ट ये आ गया था 280। अब रिसेंटली स्टॉक में काफी वॉल्यूम्स बढ़ चुकी है, फंडामेंटल पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है, टेक्निकल पैटर्न पॉजिटिव बन रहे हैं, तो नॉर्मल सिनेरियो मार्केट में मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें अच्छा ट्रैक्शन आ सकता है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में तेजी का थोड़ा दौर चल रहा है, तो इसमें भी तेजी आ सकती है अगर पोजिशनली व्यू बनाए, जैसे आपने बोला थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू बनाए, तो आई एग्री कि ये स्टॉक के पैटर्न्स थोड़े से बुलिश बन रहे हैं। ठीक है, डन। इसके अलावा एक शेयर और है मजगांव डॉक, इस पे भी एक खबर आई है, खबर जरा स्क्रीन पे लेके आई है, इसका भी जरा डाटा चेक करवा लेते हैं। इसको जरा आप चेक करेंगे, जय मजगांव डॉक। तो मजगांव डॉक पर डेफिनेटली डिफेंस पे सभी काफी मोमेंटम है। कल इसमें हमने गिरावट आते हुए देखी, बट ये ऑर्डर विन के बाद मुझे लग रहा है वो गिरावट वापस से बाई इन हो सकती है, और यहाँ से मुझे लग रहा है वापस से अराउंड जो रेजिस्टेंस के लेवल थे अराउंड 2177 के अराउंड ये स्टॉक वापस से आज के दिन में आ सकता है, क्योंकि हमने इवन कल बीडीएल में भी देखा था, आर्मेनिया का जो ऑर्डर बुक आया था उसके बाद काफी मोमेंटम आया था ये स्टॉक में। सो मुझे मजगांव पर भी सेम व्यू लग रहा है, न्यूज इवेंट के चलते ये स्टॉक में वापस से बाइंग आ सकता है। हम इसका चार्ट देखिए, डेली चार्ट, तो कंटिन्यूसली जोन में चल रहा है, काफी स्लोली एंड स्टेडीली ये स्टॉक अपसाइड दिखा रहा है। सो ओवरऑल ये स्टॉक में बाय करने की सलाह होगी, बट थोड़ी अवधि लंबी होगी क्योंकि बाजार की वॉलेटिलिटी को डाइजेस्ट करना होगा। सो यहाँ से इफ किसी को बाय करना है तो आई वुड से कि 2 to 3 वीक्स के लिए ये स्टॉक को पोजिशनली या इवन शॉर्ट टर्म के नजरिए से बाय करके चल सकते हैं, और काफी अच्छा रिटर्न डिफेंस कंपनीज में आ सकता है इलेक्शन तक। सो मजगांव डॉक, बीडीएल, वो सब पर स्टॉक्स पर मेरी राय बुलिश की होगी और बने रहना चाहिए स्टॉक्स। जेंटलमैन हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है ऑटो सेक्टर के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि संसदीय स्थायी कमेटी जो है उसने फेम 2 जो स्कीम है उसको आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। पूरी डिटेल के साथ हमारे साथ सृष्टि हैं, और सृष्टि लेके आई है ऑटो सेक्टर्स की बड़ी खबर। सृष्टि बताइए।
जी हाँ, फेम 2 सब्सिडी के एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस आए हैं, जहां पे वो ना ही सिर्फ फेम 2 सब्सिडी ये एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं और भी कई सारे अहम रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए हैं। इसमें सबसे पहले फेम 2 सब्सिडी के एक्सटेंशन जो कि 2 व्हीलर्स के लिए थे, उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 साल तक एक्सटेंड किए जाने चाहिए और साथ ही साथ अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें तो इसको भी फेम 2 सब्सिडी के अंतर्गत लाने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पे प्राइवेट 4 व्हीलर्स को लाना चाहिए ताकि उनका अडॉप्शन रेट भी बढ़ता हुआ दिखे। इसके अलावा कमेटी की ये भी रिकमेंडेशन है कि जो कि क्वाड्री साइकिल्स होते हैं, जो कि 4 पहिया व्हीकल्स होते हैं, उनको भी इस स्कीम के अंतर्गत लाया जाए और जो ई बस की फंड एलोकेशन है उसको एक्सपैंड किया जाए फेम स्कीम के अंतर्गत। इसमें उनका ये भी कहना है कि जो कि लिथियम आयन बैटरीज पे जीएसटी लगता है फिलहाल, उसको अगर हम कम करेंगे तो बैटरी का या फिर पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉस्ट है वो कम होता हुआ नजर आएगा, जिससे कि आने वाले समय में बिक्री को एक बूस्ट ज़रूर मिल सकता है। और इसके अलावा ना ही सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज पे फोकस करना चाहिए, सोडियम आयन बैटरीज पे भी अब हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि वो एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सके। और आखिरी में उनकी ये रिकमेंडेशन है कि पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत लाते हैं तो यहाँ पे और भी बिक्री को एक बूस्ट मिल सकता है। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंतर्गत, जहाँ पे फेम 2 सब्सिडी के एक्सटेंशन की बात वो कर रहे हैं और इसको लेकर कई सारी कंपनीज फोकस में रहेंगी, जैसे कि बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, ग्रीव्स कॉटन, जिसको फेम 2 सब्सिडी कट के चलते जो है एक भारी नुकसान भी हुआ था। इन ये सभी कंपनीज पे नज़र ज़रूर रहेगी। अगर ये होता है तो इन सभी कंपनीज के लिए फ़ायदे की बात है। और क्योंकि ये रिकमेंडेशंस 4 व्हीलर्स को भी इस पूरे एम्बिट में लाने की बात कर रहे हैं, तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसी कंपनीज पे भी हमारी नज़र रहेगी। ठीक है, ऑटो सेक्टर्स के ऊपर एक बार वापस से पहुंच जाते हैं हम मयूरेश के पास। मयूरेश, टीवीएस मोटर्स, आपने अभी खबर सुनी होगी जो सृष्टि लेके आई है, टीवीएस, बजाज, हीरो, इन तीनों में अगर यहां से नया पैसा डालना है तो किस में कंफर्ट ज्यादा है आपको? सारे चल चुके हैं अजय जी, बट पुलबैक्स में आई थिंक वी आर स्टिल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव स्टैंस ऑन टीवीएस मोटर्स, बट पुलबैक्स आना जरूरी है क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, तो एक अच्छा हेल्दी पुलबैक अगर आता है तो रेकमेंडेड होगा। ऑब्वियसली जो वॉल्यूम मिक्स है, इनकी जो iQ है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की जो इनकी लॉन्च हुई थी कुछ क्वार्टर्स पहले, इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये भारतवर्ष में बढ़ा रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट्स, रिसेंट जो एक न्यूज आई थी जो सर्कुलर उन्होंने डाला था एक्सचेंजेस पे, वियतनाम मार्केट्स में, यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी ये देख रहे हैं। और इसलिए प्रोडक्ट मिक्स, नए लॉन्चेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज जो मार्जिन पे प्ले आउट हो रही है 10-10.5% के आसपास, आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएटली प्ले आउट हो रहा है। और मुझे लगता है आई थिंक हेल्दी पुलबैक्स पे टीवीएस देखना चाहिए। बट विद दैट न्यूज ऑल्सो हमें लगता है बैटरी मेकर्स को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बैटरी मेकर्स एक्साइड और हमारा राजा अच्छी खासी एक्सपेंशन कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरीज में। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, इंटरनल कैश अक्रूवल से पूरी की पूरी केपेक्स होगी। एग्जिस्टिंग जो ओईएम्स है उनको तो सर्विस कर ही रहे हैं, रिप्लेसमेंट इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल, इंडस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बिजनेस शुड होल्ड अप, इनपुट कॉस्ट घट गए हैं इसलिए आई थिंक ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। तो एक क्वासी प्ले ऑब्वियसली बैटरी मेकर्स हो सकती है विद दिस पॉलिसीज कमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 बजने में 2 मिनट हैं, उसके बाद शरद दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे 9 के नवरत्न लेके। लेकिन उसके पहले मैं एक स्टॉक ले लेता हूं जय पटेल से। जय, कल औरबिंदो फार्मा 4.5% चल गया, ऑलमोस्ट 1100 रुपये चला गया। ये स्टॉक में कल खबर आई कि इनको एक अप्रूवल मिला और ये गिरने के बाद भी 1000 रुपये के ऊपर ही बंद हुआ है। इस भाव से या एंट्री अगर मुझे औरों में करनी है तो किस भाव में आपको कंफर्ट आएगा? सो डेफिनेटली अजय जी, इवन औरोबिंदो फार्मा पर मैं भी काफी बुलिश हूँ, बिकॉज कंटिन्यूसली बहुत टाइम से ये 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सस्टेन भी कर रहा है, क्योंकि जो रैली आने वाली थी वो सस्टेन होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन कर रही है। सो यहाँ से मुझे लग रहा है किसी को फ्रेश लॉन्ग करने हो तो कर सकते हैं और 990 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लग रहा है जब थोड़ा बाजार रिकवर होगा ये स्टॉक 1300 तक के टारगेट तक आ सकता है। यहाँ से भी मुझे काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, 20% जितना अपसाइड दिख रहा है औरो फार्मा पर। थोड़ा बाजार को रिकवर करने दीजिए, ये स्टॉक में काफी मोमेंटम आएगा और मुझे लग रहा है कंटिन्यूसली एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है और काफी बाइंग आ चुकी है। वॉल्यूम का चार्ट देखे तो भी काफी बाइंग दिख रही है मुझे। सो उसके बाद कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम होगा और बाजार रिकवर होगा, तब ये स्टॉक 20% का अपसाइड दिखा सकता है, पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग। इनका अपसाइड आपको औरोबिंदो फार्मा पर दिखता है, इन लेवल्स पर भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है,
कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, स्पेशली केमिकल स्पेस, एग्रो केमिकल स्पेस से कल हमने देखा यूपीएल भी, ऑफ कोर्स जिस तरह से बाजार में एक डाउनसाइड कल एक दबाव दिखा, प्रॉफिट बुकिंग दिखी, तो यूपीएल की भी इनिशियल गेंस जो थे वो इरोड हुए। लेकिन आप यूपीएल पर देखें, वहां पर भी एक बड़ी रिपोर्ट आई है, 750 का टारगेट एचएसबीसी का, और इनफैक्ट एग्रो केमिकल स्पेस से कई सारे स्टॉक्स हैं, फंड्स का भी इंटरेस्ट है। अभी पीछे अभी अग्रवाल से भी जब हम बात करते हैं, बेयर कॉर्प, धानुका एग्री, और इन सब पे आप ऊपर के लेवल्स भी देख रहे हैं। यूपीएल, बेयर कॉर्प या धानुका एग्री, इन सब स्टॉक्स में से इस वक्त टेक्निकली कहाँ अच्छा पॉइंट दिख रहा है एंटर पॉइंट ढूंढने के लिए, एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए, आदित्य? आई थिंक इस सब में से अगर हम देखें तो धानुका एग्रीटेक बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉक एक कोशिश कर रहा है वापस एक बुल मार्केट में आने का, और स्ट्रॉन्ग रिबाउंड भी आपको देखने को मिला है 613 से लेके 1000। तो ये स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और इस स्टॉक को डिप पे खरीदा जा सकता है कंपेयर टू अदर स्टॉक। तो यहाँ पे एक बार बाजार को थोड़ा थमने दे, थोड़ा स्टेबलाइज होने दे, फिर ये स्टॉक को नीचे से खरीदने का अपॉर्चुनिटी ढूंढे। स्टॉक आपको ये पसंद आता है, लेकिन टाइम इस वक्त ये नहीं है खरीदने का, थोड़ा सा नीचे डिप्स पे और मिल जाएगा, ठीक है। अब आज के 9 बड़े शेयर, नवरत्न शेयर शरद लेकर आए हैं, उनसे समझ लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आज नजर होनी चाहिए। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक जो नज़र में रहेगा वो है जी का। यहाँ पे जो है कोई फॉर्मल एक्सटेंशन की जो है बात नहीं की गई है, हालांकि जो कंपनी कह रही है कि बातचीत चल रही है और उन्होंने प्रस्ताव भी सोनी के साथ रखा है। और दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहने वाला है मझगांव डॉक। यहाँ पे उनको 1615 करोड़ का जो है बड़ा ऑर्डर आया है इंडियन कोस्ट गार्ड से, तो इस स्टॉक में जो है मूवमेंट देखने मिल सकता है। तीसरा स्टॉक रहेगा एस्ट्रल, जहाँ पे कल हमने ब्लॉक डील में देखा था कि जो प्रमोटर्स हैं ऑलमोस्ट 1.74% स्टेक, जिसका जो वैल्यू लगभग 850 करोड़ का आता है, उन्होंने बिकवाली की थी ओपन मार्केट में। और जो अब्जॉर्प्शन आया है वहाँ पे 2 बड़े दिग्गज एफआईज जो है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उन्होंने बाई किया है। चौथा स्टॉक रहेगा श्रीराम पिस्टन्स एंड फिटिंग्स, और यहाँ पे जो है ये स्मॉल कैप कंपनी है, और अबैकस ग्रुप जो सुनील सिंघानिया प्रमोटेड एंटिटी है, उन्होंने लगभग 6.5% स्टेक की जो है एक्विजिशन की है ओपन मार्केट से। पांचवा स्टॉक रहेगा एस्ट्राजेनेका फार्मा, और यहाँ पे वो लॉन्च करने वाले हैं कैंसर ड्रग जनवरी के महीने में अगले साल। और इम्पॉर्टेंटली मोतीलाल ओसवाल की जो थे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट मीट हुई थी, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो उनकी हाउसिंग बिजनेस है वो सेपरेटली लिस्ट हो सकती है, और ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग के मेजर्स भी देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉफिट CAGR की अगर बात करें तो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि लगभग 15 से लेकर 20% तक की रहेगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे। सातवां स्टॉक रहेगा DLF, और यहाँ पे जो है उनकी जो सेकंड फेज़ जो आर्बर प्रोजेक्ट की है वो लॉन्च हो सकती है, जो सेक्टर 77 गुड़गांव में लोकेटेड है, और इसका जो टोटल सेल्स वैल्यू एक्सपेक्टेड है वो लगभग 9000 करोड़ रुपए का है। लास्ट टाइम जब फेज़ 1 लॉन्च हुआ था मार्च में इस साल, तो स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। आठवां स्टॉक जो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है वो फोकस में रहेगा ऑर्किड फार्मा। यहाँ पे नोवामा की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट बाई किया है, और जो टारगेट प्राइस रखा है 900 रुपीज़ पर शेयर रखा है। वो कहते हैं कि कोर बिजनेस में जो है इंपॉर्टेंट मूवमेंट देखने मिली, और नए प्रमोटर से स्टॉक में री रेटिंग देखने मिल सकती है। आखिरी स्टॉक रहेगा खबर के वाले दम पे शेयर, वो है बिरला कॉर्प। यहाँ पे जो है बज़ है कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज होती है उनके कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए वो जल्द ही मिल सकती है, और एनालिस्ट का मानना है कि ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है लगभग 4 to 6 मिलियन टन पर एनम की एडिशन जो है देखने मिल सकती है। ओके, शुक्रिया शरद ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए, और साथ ही कहाँ खबर है वहाँ भी बताने के लिए। इन स्टॉक्स पर हम नजर रखें, कई सारे स्टॉक्स को हम डिस्कस कर भी चुके हैं। इनफैक्ट चले बढ़ेंगे आगे, एक बार कोचीन शिपयार्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। इनको भी इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और ऑफ कोर्स ऐसी अपॉर्चुनिटी में डिप्स पर आपको अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन क्या नीचे की तरफ और डिप मिल सकता है? अभी तो खैर आज न्यूज़ का इम्पैक्ट है, 1% तेज है कोचीन शिपयार्ड। इसमें एक एंट्री पॉइंट ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढेंगे आप, किरण? कोचीन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो एक अच्छे रनअप के बाद एक कंसोलिडेशन आया था, कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है। अब कल की गिरावट में 20 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट भी किया, और कहीं ना कहीं उसके प्रीवियस जो 1200 के लेवल्स थे उसको भी सपोर्ट के हिसाब से टेस्ट किया है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से कोई भी गिरावट आती है लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 1190 का रखना है, और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है 1300 तक की रैली कोचीन शिपयार्ड में हम देख सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी गिरावट में करंट मार्केट प्राइस से खरीदना चाहिए कोचीन शिपयार्ड फॉर टारगेट ऑफ 1300।
ओके ठीक है, कोचीन शिपयार्ड, ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जुड़ रहे हैं, उनका भी जरा करते हैं स्वागत और उनसे भी जरा समझ लेते हैं कि उनके ट्रेड कौन से हैं। कुछ गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आपके ट्रेड। जी हाँ डिम्पी, फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल अनएक्सपेक्टेड लाइंस कह सकते हैं, द डायरेक्शन बट नॉट द फेरोसिटी, तो थोड़ा सा वॉचफुल रहें। पहला डिप है, इंडिसेस पे एटलीस्ट तुरंत बाय ना करें, मार्केट्स को थोड़ा सेटल होने दें। 20,800 का सपोर्ट, 21,400 का रेजिस्टेंस ऑन निफ्टी, 47,000 का सपोर्ट, 47,900 का रेजिस्टेंस ऑन बैंक निफ्टी, ये लेवल्स हैं। बट जैसे मैंने कहा, पहला डिप ना बाय करें, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दें। हमें यहाँ से लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो रहेगा, वहां पे बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति है, ये बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो दो रिकमेंडेशन है, लेकिन दोनों ही ऑन द बाय साइड है। लार्सन एंड टूब्रो, इस स्टॉक में हम जानते हैं कि अच्छा सा मूवमेंट था, मार्केट के साथ करेक्शन आया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, सपोर्ट जोन के पास आके रुका है, तो यहाँ अक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। 34.95, 35.60 के टारगेट्स के लिए 3375 ये स्टॉप लॉस रहेगा। कल्याण ज्वेलर्स अगेन मोमेंटम बेस था, फिजल आउट हुआ है, बट अभी भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके कल पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, तो इसे भी अपने रेडार पे रखें। यहाँ पे भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 330, 337 का यहाँ पे टारगेट्स रहेगा। 310 इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। ओके, ये इंपॉर्टेंट खबर पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए अभी फ्लैश हो रही है नीचे, वो आपको देखना जरूरी है। पिरामल एंटरप्राइजेस का पहले 3 महीने का चार्ट लिखिए डायरेक्टर साहब। ये बीटन डाउन एनबीएफसीज में एक ऐसा नाम है जिसमें रिकवरी देखी है सबसे लास्ट, बाकी सारी एनबीएफसीज चल गई थी, बाद में चलना शुरू हुआ। 3 महीने में ये वापस 3 महीने के लेवल पे आ गया। 1 महीने का चार्ट दिखाइए, 1 महीने का चार्ट दिखाइए। 1000 के करीब पहुंचा था, थोड़ी रिकवरी इसने अटेम्प्ट की थी। नेट 3 महीने में नीचे, लेकिन 1 महीने का अगर चार्ट देखें तो नीचे के लेवल से रिबाउंड हुआ था, वापस कल की फॉल में आ गया है। हुआ क्या है, खबर जो भी नीचे चल रही है वो ये कि इन्होंने अपना AIF एक्सपोजर बताया है। कल आपको याद होगा NBFC, अगर हम वापस से टिकर पे वो फ्लैशेस लेके आ जाएं, क्या हुआ है कि कल RBI ने NBFCs को अपने AIF एक्सपोजर के बारे में कम करने की रोक लगाई है। इन्होंने ये बताया है पिरामल एंटरप्राइज ने कि हमारा AIF में कितना एक्सपोजर है, इतना रिकवरी आने वाला है। देखिए 900 करोड़ का रीपेमेंट हो चुका है और बाकी का जो एक्सपोजर है उसको रीपेमेंट की उनको उम्मीद है बहुत मजबूती से। उन्होंने कहा कॉन्फिडेंट ऑफ रिकवरी इन द AIF बिजनेस, ये इनका क्लैरिफिकेशन आया है। मयूरेश, इस बात पे एक रिस्क मैनेजमेंट मेजर RBI ने लिया। कुछ NBFCs इनका AIF एक्सपोजर है, कल परेशान भी हो गई थी, प्रेशर में आया स्टॉक, लेकिन क्या आप इस गिरावट में पिरामल एंटरप्राइजेस को लेंगे? ये न्यूज पे आई थिंक एक पुल बैक जरूर आएगा और एक पॉजिटिव पुल बैक आएगा, क्योंकि जो एक एक्सपोजर मार्केट मान के चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि काफी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर हो सकता है बिकॉज ऑफ द न्यू RBI नॉर्म, बट विद द एक्सपोजर दैट दे प्रोबेबली गिवन, ऐसे लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अजय जी, आई थिंक जो एक स्टैंड अलोन नंबर्स हैं, ये होलसेल बुक्स कैसे अनवाइंड कर रहे हैं, रिटेल में कैसे ग्रोथ आ रही है, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कितने थम रहे हैं, ये मार्केट देखना चाहता है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, विद इन दी लार्जर NBFCs ये स्टॉक रिलेटिवली चला नहीं है, बट ये कुछ कंसर्न स्ट्रीट को है। बट कंसिडरिंग व्हाट द स्टेटमेंट इज राइट नाउ, एक सेंटिमेंटल अपटिक जरूर पॉसिबल है। क्या मैं लूंगा ये स्टॉक को इवन आफ्टर दैट सेंटिमेंटल पुश थ्रू? आई विल स्टिल वेट आउट फॉर डिसम्बर नंबर्स। आई थिंक मैं जल्दबाजी नहीं। ठीक है खैर, इस बीच क्योंकि लेवल्स फ्रीज हो गए, आपको निफ्टी के लेवल्स दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह हम भी यही बात बोल रहे थे कि 23-24 पॉइंट से मन नहीं भरेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा गिरना चाहिए। तो इस समय आप निफ्टी देख रहे हैं 117 पॉइंट गिरा हुआ है, यानी कि ये फ्रीज का लेवल है। ये बहुत बढ़िया लेवल्स है, क्योंकि आप 21,000 के आसपास धीरे धीरे करके पोजीशंस को लो, लेकिन अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के, मेरे कहीं पे मत जाना। मैं तो सिर्फ आपको लेवल शेयर करा रहा हूँ जो कि डाटा पे मेरे को दिखता है। 21,000 के लेवल्स पे लेना चाहिए। 20,800 का पहला स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी कम, क्योंकि आप पहली बार एक्सपेरिमेंट करोगे इस पुल बैक का, और ये पुल बैक आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अभी कल का दिन भी बाकी है, तो इसलिए थोड़ा सा आप पोजीशनिंग रखिएगा। ये लेवल्स मेरे को नोटिस करवाने थे, इसलिए मैं निफ्टी पहले लेके आ गया। अब मैं जरा शेयर्स पे आता हूँ। क्या HDFC बैंक हमारी हेल्प करेगा आज बाजार को पुल बैक दिलवाने में? हो सकता है 1 घंटे के बाद हेल्प करे, एक बार जरा पता कर लेते हैं। कुछ जरा आप ही बताएं, HDFC बैंक कल हरे निशान में था, आज भी हरे निशान में ओपन कर रहा है, ये हमारी हेल्प करेगा?
डिम्पी बहुत लाइकली है कि करेगा। अगर मैं सिंपल से एक शेयर करूं टेक्निकल फंडा यहाँ पे, तो ये कि आप थर्सडे का जो लो है वो देखें, वो भी क्रॉस नहीं हुआ था। कल की जो फॉल आई है उसमें भी, विच मींस द स्ट्रेंथ इज देयर, कंसोलिडेट हो रहा है। किसी भी तरीके का डिप आए तो बिल्कुल बाइंग की अपॉर्चुनिटी जैसे यूज करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक इट विल बी टू शार्प ऑन दिस वन जस्ट येट। तो यहाँ पे बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल जो है देखने मिल सकते हैं। सो ट्रेडिंग के लिहाज से कोई ले रहे हो 1675 का टारगेट और 1700 का दूसरा टारगेट, इन लेवल्स के हिसाब से बिल्कुल ध्यान रखें। और ऑन द डाउन साइड 1635, सो नियर टर्म ये लेवल्स हैं, इस हिसाब से प्ले करें। बायस यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव है। ओके, ठीक है, बायस यहाँ पे पॉजिटिव है। और इनफैक्ट आप HDFC बैंक इतना वीक भी नहीं कल दिख रहा था। एक और बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनफैक्ट इसमें भी आप देखें तो कल के बाजार में भी डिस्पाइट द वीकनेस इसमें ये हालांकि आज 8% जरूर नीचे है, लेकिन कल ये हरे निशान में ही बंद हुआ। और यहाँ तो इनफैक्ट BTST ट्रेड्स भी कुछ थे, लेकिन अभी फिलहाल 8% नीचे बैंक्स में। इस वक्त AU स्मॉल फाइनेंस को कैसे अप्रोच करेंगे आप आदित्य? किरण? सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात करें तो आज के हमारे पिक में भी है कि जिस तरह से ओवरऑल डेली चार्ट हम देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। 750-760 उसका क्लस्टर सपोर्ट है, जो हालांकि पहले रेजिस्टेंस था। कल जिस तरह के वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है, हमारे हिसाब से ये डिप में खरीदना चाहिए। 750 के आसपास आप खरीदो, नीचे में 740 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करो। और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, आप 770-780 तक के टारगेट 1-2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्ग करके जाना चाहिए। क्रेडिट केयर, इसका एक QIP कल हुआ और ये सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। 250 करोड़ कंपनी QIP के थ्रू लॉन्च करेगी और कई सारे मार्की इंडियन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इसमें सब्सक्राइब भी किया है। और इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है स्पेस में। लेकिन अब यहाँ से फर्दर किस तरह की मूव देखने को मिल सकती है? आज आपको आधे % की बढ़त दिख रही है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट अगर ढूंढना हो कुछ साटन क्रेडिट केयर में, तो कहाँ ढूंढेंगे आप? सो प्रियंका, नॉट टू फार, अबाउट 245 से 240 का जो जोन है, ये एक अच्छा कंजेशन जोन है, एंड सेंस सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बाइंग आती है। तो मैं फिलहाल तो जो ओपनिंग दिख रही है ऑन द अपसाइड, इसको नहीं चेस करूंगा, इवन दो इट्स नॉट टू बिग। तो मुझे 245 से 240 के जोन में मिलेगा, तब यहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और जिस बैंड में ये प्ले कर रहा है, अबाउट 265 टू 235, तो जितना लोअर एंड ऑफ द बैंड के पास बाय करे, उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा। तो 240 से 245 के जोन में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्या बात है, बहुत ही शानदार आपको नजर आ रहा है। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ जाइए। जब बाजार में जैसे घर में के अंदर कोई संकेत अगर आते हैं, कुछ परेशानी आती है, लोग बड़ों की तरफ भागते हैं। क्या करेंगे? घर अपने बाजार के जो पापा दादी दादा दादी ये सब है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ग्रासिम, इस तरह बाजार में अगर कोई शेकआउट आता है तो सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ आपको जाना चाहिए। वही उचित है, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये देखिए, टिम्पी ने आपको बताया HDFC बैंक लेके आइए, ग्रासिम लेके आइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS लेके आइए। देखिए अभी एक्सेंचर ने कमेंट्री काफ़ी ठीक ठाक सी दी है, बहुत ज़्यादा घट नहीं रहे। और एक और चीज है ना अजय, एक बार पहले भी हमने डिस्कस की थी कि जो स्टॉक ज्यादा गिरे नहीं होते, जो ज्यादा चले नहीं होते, वो ज्यादा शायद गिरते भी नहीं। रिलायंस इस साल चला ही कितना है? एग्जैक्टली, आपको स्टेबिलिटी है, ऑलरेडी घटा हुआ है या पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है स्टॉक ने। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो शुरुआत है ना, ये ल्यूक वार्म है। ना तो ये बहुत मजबूत कहलाएगी शुरुआत बाजार की, ना ये बहुत कमजोर कहलाएगी। मतलब बड़ी पोजीशन आप ले नहीं सकते, क्योंकि पुल बैक छोटा है। 200-250 पॉइंट का पुल बैक होता है तो मजा आता लेने में, क्योंकि आपको 2 दिन के हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन वो हुआ नहीं है। डिम्पी? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयारी हो रही है मार्केट के ओपन होने की। 116 पॉइंट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कल और आज दोनों का हो गया पूरा। अब थोड़ा पोजीशन को आप देखिएगा दूसरे नज़र से, यानी कि पुल बैक के हिसाब से, बट वेट करके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आज आप निफ्टी के टॉप गेनर्स चेक कर रहे हैं तो सिर्फ इकलौता ONGC है। ऐसा नहीं है कि और बड़े शेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ ONGC हरे निशान में है। लेकिन गिरने वाले शेयर्स की भी आप संख्या चेक करेंगे, भले वो ज़्यादा है लेकिन वो परसेंटेज में काफ़ी कम है। जैसे कि 1.5% मैक्स टू मैक्स है JSW स्टील, जो कि आपको कमज़ोर दिख रहा है। इसके अलावा नहीं। मार्केट ओपन हुआ है 272 शेयर, ये उल्टा हो गया। पहले डिक्लाइंस में हमको मिलता था और अब डिक्लाइंस आपको 1200 शेयरों का दिख रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिएगा, ये 20,000 21,000 के आसपास का अच्छा बेस बनाएगा। 20,800 आपको एक सपोर्ट भी दिलवा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप रुक के आराम से इसमें ट्रेड चेक कीजिएगा। आज के फ्रंटलाइन शेयर्स पहले स्पीड से फायर कर दीजिए, बिना सोचे समझे। रिलायंस, HDFC, L&T, TCS, इन्फोसिस,
ये कुछ एक शेयर्स, इन सब से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बाजार इस समय कैसे चल रहा है। अगर आप इस समय चेक कर रहे हैं तो सिर्फ ONGC आपको हरे निशान में दिखेगा। 49 शेयर्स इस समय लाल निशान में है और मार्केट ने जैसे 21,000 के नीचे किया उसको अपने ऊपर प्लेस कर रहा है 21,000 के ऊपर। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पूरी स्क्रीन आपको रेड दिख रही है, लेकिन थोड़ी देर में हो सकता है ये स्क्रीन में आपको कुछ ग्रीन शूज देखने लग जाएं। आपको बस वही चेक करने हैं। अभी उतना रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा रुक के आराम से काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट के अंदर आइए। दूसरा, नेक्स्ट 50 अगर आप चेक करेंगे ना तो वहां पर भी आपको DLF जहां पे खबर है वो शेयर ऊपर है। एक और शेयर है जी एंटरटेनमेंट। मैं आज मयूरेश से यही बात पूछ रहा था कि इसको अच्छा माने या बुरा माने। जी एंटरटेनमेंट को जरा स्क्रीन पे जी लेके आइएगा। तो शुरुआत में करीब 2% था, 3% हो चुका है। एक्सटेंशन मिलना भी अच्छी बात है। कल 7 रुपए के आसपास टूटा था, आज उतना ही वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है, 260 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो सिलेक्टिव रहिए, आपको काफी मजा आएगा इस मार्केट के अंदर, क्योंकि अब विक्स भी बढ़ा हुआ है और आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा। खैर, अभी मैं कुछ एक और शेयर्स जल्दी जल्दी स्क्रीन पर रीड कर देता हूं जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम शुरुआत में भी देखने को मिल रहा है। उस कैटेगरी में आपको जी एंटरटेनमेंट तो है ही है। ऑयल इंडिया भी चेक कीजिए, 2 से 2.5% ऊपर है। मजगांव डॉक को एक ऑर्डर मिला तो ये ऊपर आ गया। प्रिंस पाइप भी ऊपर है। ये बड़ा फैंसी शेयर है मार्केट्स के और इस पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। और नज़ारा भी हमने 2-3 दिन पहले मैनेजमेंट से बातचीत की थी, वो काफ़ी बुलिश दिख रहे थे और अभी भी आप देखें ऊपर है। इसके अलावा आपको जो शेयर्स कमज़ोर दिख रहे हैं उसमें इंडियन बैंक एक शेयर होगा जो ज़्यादा कमज़ोर है, करीब 7% की गिरावट के साथ। और इसके अलावा एक काम करेंगे, आप ऑर्किड फार्मा को भी एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। आज नुवामा ने बोला है कि 900 के टारगेट के साथ वो यहाँ पे खरीदारी करेंगे। अब रिलायंस ऊपर आ गया, ONGC ऊपर आ गया, HDFC ऊपर आ गया। तो 3 बड़े प्लेयर मार्केट के ऊपर आ रहे हैं जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं और 21,000 के ऊपर हम आके टिक रहे हैं। यही बात मेरे को सिर्फ आपको नोटिस करवानी थी। अब प्रियंका आपको आगे के मिड कैप शेयर्स बता रही है, फिर मेहमानों से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ इस वक्त आपको हैमरिंग दिख रही है वो इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स हैं, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में आपको 5% चले हैं काफ़ी, यहाँ पर 5% की फर्दर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है आपको। PB फिनटेक अनदर 3%, कल भी ये काफ़ी वीक था, टॉप लूजर था। अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में 1.5% की गिरावट, लेकिन स्ट्रेंथ इस वक्त कहाँ है? जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल इंडिया आप देखें लगातार वो एक स्ट्रेंथ में है, आज भी 4-4.5% की स्ट्रेंथ वहाँ बनी हुई है। जी पर एक इम्पैक्ट क्लियर दिख रहा है, 4% की तेजी, इनफैक्ट फॉलो बाइंग खुलने के बाद भी इसमें आ रही है। डिक्सॉन टेक में लगभग 1.5% की तेजी। ये तो मिड कैप के कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं और एल्यूमिनियम और स्टील के काउंटर्स भी, इनफैक्ट मेटल्स इतना बुरा नहीं कर रहा। नेशनल एल्यूमिनियम को देखें आप, सेल को देखें, इनमें आपको इतनी हैमरिंग कल भी नहीं दिखी थी और इनफैक्ट कुछ काउंटर्स तो स्ट्रेंथ के साथ आज ट्रेड भी कर रहे हैं। स्मॉल कैप में देख लेते हैं कि वहां कहां मूव है। IIFL फाइनेंस 5.5% नीचे ये है। दूसरे जो प्रॉफिट बुकिंग जिनमें अच्छी दिख रही है उनमें सुजलॉन जैसे काउंटर है, CUB जैसे काउंटर, BSE में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है 2.5% की। और बढ़ने वाले काउंटर्स में न्यूज़ का इम्पैक्ट है, मैसगांव डॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस वक्त बाजार में वीकनेस भी हो, 3% की बढ़त वहां है। मीडिया काउंटर्स में कल भी अच्छी स्ट्रेंथ थी, आज भी कुछ मीडिया नेम्स है जहां पर आपको मूव दिख रही है और साथ ही कुछ केमिकल स्टॉक्स में भी आपको आज भी कंटिन्यूड बाइंग दिख रही है, बालाजी अमाइन जैसे। और हॉस्पिटल काउंटर में मेट्रोपोलिस भी लगातार मूव पे है, आज भी आपको 2% की तेजी के साथ दिख रहा है। तो बहुत शानदार शुरुआत हुई बाजार की, काफी फर्म और मजबूत शुरुआत हुई है। 130 पॉइंट नीचे निफ्टी खुला था लेकिन अब 83 पॉइंट ही रह गया है। आपने देखा होगा एक अच्छी जो गैप डाउन मिल रहा था 130-40 पॉइंट को भी बाजार ने छोड़ा नहीं, उस गैप को खरीदने की कोशिश। रिलायंस का बड़ा हाथ और भी दूसरे स्टॉक्स काफी तेजी से रिबाउंड करते हुए नजर आ रहे हैं। किरण जानी, जय पटेल, कुश एंड मयूरेश, ये सब हमारे साथ हैं। कुश, आपका ओपनिंग ट्रेड पॉजिटिव साइड की नेगेटिव? आप तो 2-3 दिन से तैयारी कर रहे थे क्रैक की, वो आपको क्रैक मिला भी, आपने खरीदा? तो अजय, इसीलिए आज के मेरे जो दोनों स्टॉक रिकमेंडेशंस थे ये पॉजिटिव साइड पे ही थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक्स में बिल्कुल एक्शन होगा पॉजिटिव साइड पे। और अभी जो मेरा ओपनिंग ट्रेड है ये भी पॉजिटिव साइड पे ही है, विच इज टेक्सरेल। अगेन मैं जानता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ट्रैक्शन आ चुका है, they've run up a lot and all of that is fine, but if you see there is still a lot of story here। यहाँ पे अभी भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। टेक्सरेल मेरे रेडार पे है। नियर टर्म टारगेट्स मेरा यहाँ पे 172 एंड 176 का है और जो स्टॉप लॉस है ये मैं लेके चलूंगा 164 के करीब। क्या बात है। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ 3-4 दिन से, इनफैक्ट एक हफ्ते से
बहुत बड़ी लॉन्ग पोजीशंस की को अवॉइड करने के लिए बोल रहे थे। वो कह रहे थे एक पुल बैक ड्यू है। कल मिला पुल बैक, आज सुबह ही पुल बैक थोड़ा ऐड हुआ और खरीदारी में तब्दील हो गया कुछ के ट्रेड्स। किरण जानी, आपके ओपनिंग ट्रेड्स कैसे नजर आ रहे हैं? सो ओवरऑल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सपोर्ट के आसपास ही खुले हैं, सो वी वुड लाइक टू गो इंडेक्स ऑल्सो। और स्टॉक स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी अच्छे का एक लंबा कंसोलिडेशन था। कल हमने देखा कि 170 जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके काउंटर ऊपर में 187 तक गया। सेटल जो हुआ वो कहीं ना कहीं 175 के आसपास हुआ है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ऑयल में करंट मार्केट प्राइस लॉन्ग करना चाहिए। इस तरह के ओवरऑल 190 प्लस के चार्ट यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉप लॉस 172 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना। एकदम जेरोक्स कॉपी। ठीक है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। आगे बढ़ते हैं और जय पटेल के पास भी आ जाते हैं। इनफैक्ट मयूरेश के पास ही चलते हैं। मयूरेश, आपने अपने रेडार पे इस तरह के बाजार के साथ कौन से स्टॉक्स रखे हुए हैं जो आपने क्लाइंट्स को खरीदने की राय देंगे? तो जैसे मैं कह रहा था जी, बैटरी मेकर्स एक्साइड पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली जो सृष्टि न्यूज बता रही थी फेम टू पॉलिसी को लेके, दैट विल बिकम एन एडिशनल ट्रिगर, बट जो एग्जिस्टिंग डायनामिक्स है एक्साइड को लेके आर वेरी मच सपोर्टिव। वॉल्यूम ग्रोथ ओईएम से लगातार आते जा रहा है, जो नई कैपेसिटीज है लगा रहे हैं 6 गीगावाट आवर्स की 600 करोड़ में, इंटरनल अक्रूवल से होंगी। इंडस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बिजनेस इज होल्डिंग अप प्रीटी वेल। लेड प्राइसेस में एक अच्छा खासा हमने एक गिरावट देखी और एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है जिससे मार्जिन एक्सपेंशन होगा। तो विद इन ऑटो एंसिलरीज एक्साइड को जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज ऑफ अ सॉफ्ट लैंडिंग एक्सपेक्टेड इन द यूएस, मिड कैप आईटी फेवर में था और शायद लेवर में रहेगा। नाउ टू मेक अ चॉइस इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन मैट्रिक्स और कौन सी पोजीशनिंग पिवट के हिसाब से अच्छी लग रही है, तो हमें लगता है विद इन मिड कैप आईटी स्टॉक्स लाइक एफएसएल, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रोडक्ट मिक्स, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, एबिट मार्जिन्स में जो एक स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन, आई थिंक दिस शुड गिव गुड स्टेबिलिटी टू दिस स्टॉक। और केपेक्स स्ट्रोक इंफ्रा थीम आई थिंक कंटिन्यूज इन आवर ओपिनियन। तो लार्ज कैप नेम्स से हमें लगता है आई थिंक अगर एलएनटी थोड़े पुलबैक्स देता है तो ये स्टॉक जरूर आपके नजर और विकल्प में रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 ब्रॉड थीम्स हैं विद इन द लार्जर मार्केट, जहाँ पे अर्निंग्स की ग्रोथ स्टेबल रहनी चाहिए इंडियन इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल बरकरार, ये सारे स्टॉक्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं मार्केट में। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स आपने शेयर किए। जय, बताइए आप कौन से ओपनिंग ट्रेड लेके आए हैं? सो ओपनिंग ट्रेड मेरा एफएल इंडिया पर रहेगा। काफी हमने देखा कल के दिन में गिरावट दिखी, बट वो गिरावट बाय आउट हो चुकी थी और आज भी 1200 के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। अभी काफी अच्छी कैंडल बनी, एक 1% का अपसाइड भी दिखाया, तो मुझे लग रहा है एफएल इंडिया को बाय करके चल सकते हैं। 1240 तक के टारगेट आते हुए मुझे दिख रहे हैं। वहां पर 100 डे मूविंग एवरेज का अराउंड कंसेशन मिल रहा है। सो 1240 तक के टारगेट के लिए ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं और 1180 का स्टॉप लॉस रख के एफएल इंडिया में ट्रेड डेफिनेटली आज के दिन में इंटरडे पर्सपेक्टिव से ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी अभी करीब 100 पॉइंट नीचे है और इसने 21,000 को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा। कल का जो जॉल्ट था ना वो थोड़ा हिलाएगा अभी, और निफ्टी को अभी सेटल नहीं हुआ है। हाँ, माइंड इट, ये अभी सेटल नहीं हुआ, ये अभी और नीचे भी जा सकता है। तो अभी क्या करना चाहिए फिर? अभी ये करना चाहिए, आज का जो लो है ना उसको आप वॉच करो, उसको सिर्फ अपनी लिस्ट पे डाल दो कि ये टूटेगा तो मैं कुछ नहीं लूँगा आज का लो टूटेगा। और अगर आज का लो किसी भी तरह से प्रोटेक्ट रहा ना तो आप धीरे धीरे करके पोजीशन को प्लेस करना, सिर्फ चेक करना, हो सकता है ना भी लेना। ठीक है, तो आज का आपका पहला पॉइंट हो गया। आज का लो मैं वो बता भी देता हूँ, वो है 20,975-76 का। आज आप दिन के लिए, अगले 1 घंटे के लिए आज का निफ्टी लो चेक करो। बैंक निफ्टी छोड़ दो, बैंक निफ्टी किसी और मूड में चल रहा है इस समय, निफ्टी आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर देगा। एनी हाउ, हम जरा स्टॉक्स पे आ जाते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे मौके मिलेंगे। देखिए, जी एंटरटेनमेंट 5.5% ऊपर है आज। खबर का मतलब इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि चलो ठीक है, एक्सटेंशन लेना आप ले लो, लेकिन आप तोड़ तो नहीं रहे ना डील तो चल रही है ना आपकी। तो ये कुछ मैसेज लग रहा है और मेरे को सुबह से भी ऐसा लग रहा था कि जी के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव होगा। बट एनी हाउ, अभी हम इसमें जाएंगे नहीं क्योंकि न्यूज़ क्लैरिफिकेशन जब तक आएगा नहीं, इसके अंदर ट्रेड ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्लैरिफिकेशन में ठीक है महंगा मिलेगा तब की तब देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और शेयर है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। मैं शायद पिछले 10 दिन में ये तीसरी चौथी बार नोटिस करवा रहा हूँ, और खुश आपको तो मैं बार बार नोटिस करवाता हूँ और पूछता भी हूँ क्या करना चाहिए। आज फिर से चल रहा है, जरा चेक कीजिए तो
डिम्पी, और जहां तक मुझे ध्यान है हमने आई थिंक इसको 400 के लेवल्स के हिसाब से डिस्कस भी किया है एक दो बार, और वो टारगेट हिट भी हुए थे। अब पिछले 2 से 3 दिनों की फॉल है। आज पहला दिन है रिबाउंड का, मैं कहूंगा थोड़ा सा वॉचफुल रहें। अब यहाँ पे जो मुझे पहला रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है वो है 375 का। इसके ऊपर जाता है तब बाय करें, वरना हो सकता है कि जो ये 3 दिन का शार्प फॉल है उसी की बस आप कह सकते हैं कि बाइंग वहां से आते हुए देख रहे हो, बट दिस इज जस्ट अ डेड कैट बाउंस। सो 375 इज द लेवल टू वॉच फॉर। इसके ऊपर जाएगा तब हम बाय करेंगे, वरना फिलहाल इसको वॉच लिस्ट पे रखेंगे। इसके ऊपर निकलेगा तो 400 वाला लेवल बहुत ही इजीली आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेगा, बट वेट फॉर 375 टू बी क्रॉस्ड। अब आप फिर से देखिए, मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ। देखिए कितना तेजी से चल रहा है, इसलिए मैं कहा कि अब परमानेंट तेजी और परमानेंट मंदी के दिन गए। अब आपको वॉलेटिलिटी के दिन देखने पड़ेंगे, और हो सकता है कुछ दिनों तक देखने पड़े। 131 पॉइंट आ गया, वापस डेज लो को टेस्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इसलिए अभी सेटल नहीं हुआ है। अभी सेटल होने में टाइम लगेगा। आज का लो बस आप पकड़े रखना, और जो कि है 20,975 का। अगर ये नहीं ब्रेक होता, अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलेंगी आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। हाँ, कल तक का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और दूसरा, अगर ये नहीं ब्रेक हो जाता है तो गलती से भी मत आना भाई मार्केट के अंदर, पता नहीं है डीप कितना है और कितना शैलो होगा भी और खाली होगा ये। खैर नहीं, हाउ थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। निफ्टी के ना आपको करीब 47 से ज़्यादा शेयर इस समय लाल निशान में मिलेंगे। तो रिकवरी का पाथ जितना फास्ट होना चाहिए उतना फास्ट है नहीं, बट रिलायंस और HDFC दोनों हेल्प कर रहे हैं। एक काम करते हैं, जरा ये पता कर लेते हैं जय पटेल से। जय जरा आप ये रिलायंस और HDFC को पोजिशनली ट्रेड ले लें क्या? थोड़ा बाजार की हेल्प के लिए मैं समझ रहा हूँ, और मेरा कोई पर्पस नहीं इन दोनों में। सो डिम्पी जी, डेफिनेटली इवन कल क्लोजिंग शो में भी HDFC मैंने रिकमेंड किया था, यही अराउंड 1658 के जोन्स पर था। और क्योंकि डेली चार्ट पर हम देखें तो कंटिन्यूसली एक एक्यूमुलेशन फेज में HDFC बैंक चल रहा है और कंटिन्यूसली 2 दिन से सपोर्ट दे रहा है बाजार को। सो ऐसे स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं ऐसे मार्केट में जहां हर जगह से नेगेटिविटी होती है, और जो 3 स्टॉक सपोर्ट दे रहे हैं बाजार को उनका ही वेटेज सबसे अच्छा है। सो रिलायंस, HDFC बैंक दोनों में मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी आएगा, बाजार रिकवर होगा। तो मुझे लग रहा है HDFC बैंक पोजिशनली हम देखने जाए तो 1750 तक के टारगेट मुझे आते हुए दिख रहे हैं वेरी शॉर्ट टर्म में, विद इन 1 मंथ के अंदर HDFC बैंक में। और रिलायंस में काफी बेहतर चार्ट बन रहा है। रिलायंस की बात करें तो जस्ट अ सेकंड, सो रिलायंस की बात करें तो कंटिन्यूसली ये अपसाइड दिखा रहा है और नया ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। 2650 तक के टारगेट मुझे आते हुए दिख रहे हैं रिलायंस पर। सो दोनों स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं पोजिशनली। काफी गिरावट आई फिर भी अभी ये स्टॉक होल्ड करके चल रहा है और चले भी नहीं है काफी सालों से। तो मुझे लगा रिलायंस और HDFC को एक्यूमुलेट करना चाहिए, हर छोटी डिप पर ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। अभी लार्ज कैप पर लोग भागेंगे, जैसे अजय जी ने बोला घर के बड़े लोगों के पास अभी भागेंगे, तो डेफिनेटली HDFC बैंक और रिलायंस दोनों को अपॉर्चुनिटी देंगे आगे बढ़ने की। दोनों हैवीवेट्स बाजार में इस वक्त स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स आपको आज इतना स्लिप होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। और दूसरे कौन सी पॉकेट्स हैं, दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें स्ट्रेंथ है? IRCTC, इस स्टॉक को देखते हैं, छोटा सा ब्रीदर लिया इसने। इनफैक्ट 13-14% की वन साइडेड मूव इसी हफ्ते में हमने देखी है। उसके बाद छोटे से ब्रीदर के बाद अभी फिर से चलना जो शुरू हुआ है। क्या इसमें यहाँ पर एंट्री पॉइंट ढूंढना ठीक होगा? इस पॉकेट में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ है, या ये भी नीचे मिल सकता है कुछ? दिस इज अ गुड लेवल टू बिगिन। अगर आप देखें तो बिगिन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, अगर मान लीजिए किसी ने पिछली रैली मिस कर दी हो तो, क्योंकि यही लेवल है 800 का जहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और बहुत अच्छी अपमूव दी थी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो वापस उसी के आसपास आया है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है ये इसी 800 के सपोर्ट जोन के जस्ट नीचे होगा, करीब 790 के आसपास। सो यहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती है 850 एंड ऑन दी अपसाइड देन 880। ये जो 2 लेवल्स हैं इनको अपना टारगेट लेके चलें, और यहाँ पे ही जैसा मैंने कहा एक अच्छी एंट्री पॉइंट बनती है। तो जिन्होंने पिछली बार रैली मिस कर दी हो वो अब इस लेवल पे कंसिडर कर सकते हैं। वैसे भी रेलवे स्टॉक्स में इस वक्त जहां कम मूव आई है रिलेटिवली, वहां पर आपको ध्यान रखना भी चाहिए। और ये स्टॉक ज्यादा रिलेटिवली अपने दूसरे पेयर्स के अपने स्पेस में ज्यादा चला भी नहीं है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक ट्रेडिंग व्यू बना सकते हैं बिकॉज ऑफ अ न्यूज, PVR आइनॉक्स को देखते हैं। वहां पर आपको अभी फिलहाल एक मूव स्टार्ट हुई है, क्योंकि कल शुक्रवार को कुछ बड़ी मूवीज भी रिलीज होनी है। क्या इस ट्रिगर पर एक बार के लिए प्रशांत, PVR आइनॉक्स एक ट्रेडिंग की राय आज के लिए होगी, इंट्राडे के लिए?
प्रशांत के लिए प्रियंका ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे पीवीआर मुझे नजर आ रहा है, और जो आज का लो बना हुआ है करीबन 1720 मान के, जो आज का लो है करीबन 1720 और अभी करीबन 1755 है, तो आपकी रिस्क होगी करीबन 2%। मुझे लग रहा है ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1720, 1720 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। जब तक ये 1720 के नीचे क्लोज ना हो, मुझे लग रहा है यहाँ से जो पुल बैक आएगा वो हमें करीबन 1800 तक ले जा सकता है, तो बिल्कुल एक डिसेंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। देखिए, केमिकल स्टॉक्स के अंदर एक तरह से बाइंग कुछ दिनों में शुरू हो चुकी है। कल भी अगर करेक्शन नहीं आया होता तो केमिकल स्टॉक्स बहुत सारे पॉजिटिव थे। एक स्टॉक मुझे डिस्कस करना चाहूंगा जय पटेल के साथ, वो है केमप्लास्ट सनमार। केमप्लास्ट सनमार को लेके आइए, थोड़े से कमज़ोर बाजार में भी स्टॉक 3% ऊपर डेज हाई की तरफ। इसका लंबा चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसका काफ़ी करेक्टिव फेज खत्म होकर चुका है। नीचे में 430 के लेवल से बहुत बढ़िया रिबाउंड आते हुए इस समय 500 के करीब बैठा हुआ है। हालांकि इसका 52 वीक हाई 520-525 का जोन है। क्या ये उस तरफ जा सकता है जय केमप्लास्ट? तो केमप्लास्ट आज इतने गिरावट के बाजार में भी काफी ब्रेकआउट किया ये स्टॉक ने। पिछले जो रेजिस्टेंस था अराउंड 1 दिसंबर का 490 का, उसको ब्रेकआउट करके अभी सस्टेन कर रहा है, और वॉल्यूम भी काफी अच्छा आ रहा है। आज के दिन में हम देखें तो स्क्रीन पर काफी अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है मुझे। सो ये स्टॉक को डेफिनेटली अपसाइड के लिए आई वुड से प्ले कर सकते हैं। हालांकि 500 का एक रेजिस्टेंस होगा, साइकोलॉजिकल लेवल है, और मार्केट भी थोड़ा डाउन टर्न है। सो यहाँ से किसी को लेना हो तो अराउंड 1-2 वीक के लिए ये स्टॉक को पोजिशनली थोड़ा गिन के ले सकते हैं, और अपसाइड का टारगेट मुझे 525 का रख के ये स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आज का लो रहेगा, वो मुझे लग रहा है 478 का रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। एनबीएफसीज में पिटाई जारी है। IIFL को ले लीजिए, आप पिरामल एंटरप्राइजेस को ले लीजिए, उन्होंने सफाई दी लेकिन कोई रिकवरी नहीं है। IIFL बहुत शानदार कंपनी है, बुरे समय मिल रही है, आपको देखना चाहिए। जो भी अच्छी कंपनी किसी टेम्पररी बुरे समय में निकल जाए। अभी आपको याद होगा कि इन्होंने अपनी आगे की गाइडेंस IIFL ने बढ़ाई है। मैं कुछ जी हाँ, हमारे पास बैठे हुए थे, कल ही बता रहे थे AUM ग्रोथ लगभग 25% की AUM ग्रोथ कमाल है। और अगर आप जानते हैं इनके मैनेजमेंट को, कितना कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, ये कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे इससे बाजार को इनसे मायूसी हो या कुछ हिट आ जाए बड़ा। बट एनीवेज प्रशांत, एक बार ये जो क्वालिटी एनबीएफसी घट रही है उस पर बात हो गई अपनी, इस बार IIFL भी एक व्यू दें मयूरेश। नहीं, ऑब्वियसली कंपनी काफी अच्छी है, बट विद द रीसेंट सर्कुलर मेरे ख्याल से आई थिंक क्या इम्प्लीकेशंस आ जाएंगे एंड कितने हद तक आई थिंक एक हिट लेगी बैलेंस शीट, ये देखना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो टॉप रंग एनबीएफसीज हैं इस पे अभी तक फोकस करें। रेट कट ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अ बिग ट्रिगर, क्योंकि जब फेड्स के रेट कट स्टार्ट हो जाएंगे एट सम पॉइंट इन द नेक्स्ट ईयर, आरबीआई विल आल्सो फॉलो सूट। और रेट कट साइकिल में सबको पता है कि एनबीएफसीज एक बहुत बड़े बेनिफिशियरीज रहते हैं, क्योंकि जो निम्स और स्प्रेड्स का एक कॉम्प्रेशन देखा जाता है वो स्प्रिंग की तरह वापस आता है, एंड दैट प्रॉब्ली रिफ्लेक्ट्स इफेक्टिवली एंड वेरी वेरी लॉजिकली इन द इमीडिएट क्वार्टर। कोई लैग इफेक्ट नहीं रहता इसमें, इसलिए अर्निंग्स का एक जो प्रभाव है सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर से काफी एनबीएफसी के लिए अच्छा रहना चाहिए। बट एट दिस जंक्चर जैसे काफी सर्कुलर्स आ रहे हैं, इम्प्लीकेशन बैलेंस शीट पे क्या होगा, टॉप रंग एनबीएफसी के एट दिस जंक्चर फोकस करें। तो स्टॉक्स में देखिए दो तरफा एक्शन है। एक तरफ तो एनटीपीसी ऐसे बाजार में भी रिबाउंड दे रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बहुत बाइंग आ रही है उसके अंदर, खराब बाजार में भी नीचे से रिबाउंड करके ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, 294 तक गया, इस समय 300 के करीब आ गया है। वहीं सेकेंड डे रनिंग आपको REC PFC में फ्रेश शॉर्टिंग नजर आ रही है। इतना चले हुए स्टॉक थे ये, नीचे से डबल हो चुके हैं, अभी भी REC PFC में दबाव बना हुआ है। प्रशांत, अगर मुझे पावर स्टॉक्स खेलने लॉन्ग या शॉर्ट साइड, तो कौन से स्टॉक्स के ऊपर आपका नजर रहेगी? जी अजय जी, यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे लग रहा है कि टाटा पावर एक बहुत अच्छे लेवल पे आया है। यहाँ पे 323 324 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक आप पोजिशनली अगर ट्रेड कर रहे हो 310 के स्टॉप लॉस से एक्यूमुलेट करो, और अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो 315 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक फिर से एक बार करीबन 345 350 के जोन तक जा सकता है। ओवरऑल पैटर्न खराब नहीं है, सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है, और कल एक जो मार्केट में ओवरऑल एक डिप आई उसी के साथ आई थी, बट आज मुझे लग रहा है ओपनिंग काफी स्ट्रांग लग रही है।
देखिए मार्केट के अंदर फिर से 150 पॉइंट की गिरावट, 140 150 पॉइंट की गिरावट है। थोड़ा ना रुक रहा है यहाँ पे, मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए 21,000 के आसपास ना एक जंक्शन है जहाँ पे ऑप्शंस के कॉल और पुट का आमने सामने टकराव हो रहा है। इस समय टकराव हो रहा है, वो 2-3 चीज़ों के हिसाब से हो रहा है। पहला, एक तो आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। दूसरा, ये हफ्ता अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो वीक आ रहा है वो थोड़ा छोटा वीक है, मंडे की छुट्टी है। फिर 28 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो बड़ी पोजीशंस उसी लिहाज से भी नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ पे ना थोड़ा जगलिंग करेगा और हिस्सादारी, आपस में टकराव जिसे कहते हैं ना, वो होगा। देखते हैं लास्ट में कौन जीतेगा। जो जीतेगा ना कम से कम 50 पॉइंट का स्विंग निफ्टी को और देगा। वो निफ्टी और मतलब निफ्टी पे आप 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट और मान लो, जो भी जीतेगा। तो इसलिए इस एरिया पे ना अभी थोड़ा रुको और चेक करो। आप देख रहे हो कि काफ़ी समय से अब यहीं रुक रहा है मार्केट आके। अगर रुक गया तो ट्रस्ट मानिए 50 पॉइंट आपको ज़रूर मिलेंगे मार्केट के अंदर। और अभी आज का लो ब्रेक नहीं हुआ, मैंने सुबह से आपको आज के लो की इंपॉर्टेंस बताई है, आप ज़रूर उसको चेक करके रखिएगा। एक शेयर है मेरे को जो मेरे को प्रशांत जी से पता करना है। प्रशांत जी, आइडिया 13 रुपये 40 पैसे का, मेरे को एक कॉर्पोरेट खबर का एक अनाउंसमेंट ड्यू है जो आएगी। इसमें हो सकता है कब आए मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन आ सकती है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव रह सकती है। मैं इसको पोजिशनली लेके रखना चाहता हूँ। 13 रुपये 40 पैसे के भाव पे इस तरह की मार्केट की गिरावट में इसको प्लस कर लूँ सर, मैं थोड़ा लेके रखूँगा 1 महीना, और मेरा टारगेट कम से कम 20 रुपये % यहाँ से है, कम से कम 2-2.5 रुपये कमाऊँ। तो डिम्पी जी, पहली बात तो अगर एफएनओ में ये बैन में नहीं है तो टोटली अवॉइड कीजिए। अगर आप कैश में लेना चाहते हो तो भी आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 12 क्लोजिंग बेसिस 12 होना चाहिए। जब तक ये 12 के नीचे क्लोज ना हो आप कंफर्टेबली ऐड कर सकते हो। ये बैन में नहीं है, मैंने अभी चेक किया है प्रशांत जी, ये बैन में नहीं है। मैंने बैन में चेक करने के बाद ही ये शेयर पूछा, नहीं तो मैं पूछता ही नहीं बैन वाला शेयर्स तो। हाँ, तो बट एफएनओ में अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कैश में अगर ऐड करना है तो 12 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से ऐड कीजिए। और मुझे लग रहा है कि इस स्विंग में जो हाई बने हुए थे करीबन 14.40 14.50, उसके थोड़ा यानी 15 तक ये स्टॉक फिर से जा सकता है, बट हमें अपसाइड से ज्यादा डाउन साइड कैप करनी होगी। सो 12 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, 12 का एक स्टॉप लॉस रख के बाय करें। एफ&ओ में थोड़ा इसलिए भी नहीं लेना चाहिए, इसका ना लॉट साइज बहुत बड़ा है, 80,000 का लॉट है, यानी कि 1 रुपया बढ़ने पर 80,000 रुपये आएंगे, करीब 1 लाख रुपया हो गया। और अगर आपने 2 लॉट लिए तो 1.5 लाख रुपए का हेर फेर होगा 1 रुपये के ऊपर में। तो इसलिए कैश में रख लो, लेकिन 12 का एक स्टॉप लॉस भी लगाओ, जो प्रशांत जी आपको बता रहे हैं। मयूरेश सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। इस पूरी रैली के अंदर पावर स्टॉक्स काफ़ी चले थे। ओह ठीक है, अभी बात नहीं हो पाएगी, वो थोड़ा चले गए हैं, उनसे बात नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। एक और शेयर है LTI माइंट्री, ये 6,000 भी आया, 6100-6200 भी था, कल भी अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। IT में से इकलौता IT का मेरे को ऐसा स्टॉक दिख रहा है जो वापस से हरे निशान में आ गया है, 17 रुपये ऊपर है LTI माइंट्री। एक बार खुश आपके रिकमेंडेशन इस पे। डिम्पी देखिए, एक अच्छा रिबाउंड है, अगेन फर्स्ट डे ऑफ रिबाउंड है, तो बहुत ज्यादा तो इस रैली को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे 6120 तक का एक अपमूव जो है ये बनता है, और वो लेवल अगर टेकआउट होता है तो 6225 तक का एक मूव यहाँ पे आ सकता है। तो ये थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर्स जो है उन्हीं के लिए है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस जो है वो जो आज का लो बना है करीब 5950 के आसपास का, यहाँ पे आप लेके चलें अपना स्टॉप लॉस। एक क्विक वर्ड, मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से एटलीस्ट फॉर टुडे एंड लेट्स से फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हो सकता है कि 21,000 के आसपास निफ्टी आके थम जाए। पुट बेस बहुत मैसिव है, नॉट ओनली ऑन टुडेज वीकली एक्सपायरी बट जो मंथली एक्सपायरी है वहां पे भी, तो शायद इसके आसपास हम थोड़ा सा सपोर्ट लें। एक डिप आ सकती है 21,000 के नीचे जहां पे कुछ स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाए, बट अदर देन दैट आई सपोज दिस लेवल शुड होल्ड, एटलीस्ट दैट्स व्हाट द डेटा इज सजेस्टिंग। तो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 21,000 या उसके जस्ट नीचे अगर निफ्टी मिले तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। मन की बात बोली है अभी, जो भी आप बता भी रहे थे, मैं भी 21,000 की इंपॉर्टेंस बता रहा था, और अभी देखते ही देखते आपने देखा होगा 130-140 पॉइंट पे खड़ा था, 88 पॉइंट हो गया था निफ्टी। ये ना अब आपको मैं कैसे बताऊं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, अपने शब्दों में नहीं जोड़ पा रहा हूं। आप ना तैयार हो जाओ, अगर आपने स्क्रीन छोड़ दी ना बॉस, तो आपके हाथ से ट्रेड निकल जाएंगे।
अब आपको 6.5 घंटा बैठना पड़ेगा स्क्रीन पर, और हो सकता है पूरे 6 महीने का ट्रेड आपको सिर्फ 6 मिनट में मिल जाए। इस तरह का फास्टनेस आपको मार्केट के अंदर दिखेगी। और थोड़ी देर पहले आपको दिखा 70 पॉइंट एकदम से निफ्टी ऊपर गया, वापस से छोड़ रहा ऊपर से नीचे। ये अगर आपको करना आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर शांति से बैठो, ट्रेड लेके उसके बाद आगे बढ़ जाना। प्रियंका, तो यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ भी दिख रहा है बाजार, अगर 21,000 आपको ट्राइटिंग की आप बात कर रहे हैं तो ठीक है। ऐसे में इन स्विंग के बीच में स्ट्रेंथ कहाँ है? जो कैश के काउंटर्स लेते हैं, पोजिशनल व्यू रखते हैं, उनके लिए कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं। कैपिटल गुड स्पेस में HEG, ग्रेफाइट, दोनों में ही आज भी स्ट्रेंथ है, और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो ये काउंटर्स भी स्ट्रेंथ के साइन दिखा रहे हैं। एंट्री पॉइंट कहाँ ढूंढना चाहिए, एक बार कुछ से समझते हैं, कुछ बताएं। एक्चुअली दोनों ही स्टॉक्स काफी अच्छी फुटिंग पे हैं मोमेंटम के साथ। इनमें ऐसा कोई वाइल्ड रन अवे नहीं आया था कि कोई बहुत ज्यादा करेक्शन भी आ जाए, और HEG तो बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन के पास में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एंट्री, फ्रेश एंट्री इसी लेवल पे बनती है। सो यहाँ पे 1800 का पहला टारगेट है, और ऊपर में अगर मैं देखूं तो 1840 का दूसरा टारगेट। सपोर्ट जोन जैसे मैंने कहा इसके बहुत क्लियर है, 1700 1710 के आसपास सपोर्ट जोन्स भी हैं in terms of the buying pressure that we had seen earlier, and the 20-day moving average also resides there. तो 1700 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चलें तो HEG मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है। ग्रेफाइट also fairly similar structure, but I would prefer HEG over graphite marginally. So levels have already been shared. ऑलराइट, ठीक है। HEG आपको बेटर दिख रहा है इन दोनों में। ऑटो एंसिलरी स्पेस में सुप्रजीत इंजीनियरिंग, कल भी ये चल रहा था, और कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स आप देखें अब फिर से एक साइडवेज होने के बाद अब चलना शुरू हुए हैं। जय, आप क्या सुप्रजीत इंजीनियरिंग को यहाँ पसंद करेंगे, या फिर कुछ और दूसरे स्टॉक्स भी आएंगे आपके रडार पे? रानी होल्डिंग जैसे स्टॉक्स भी काफी साइडवेज होने के बाद अब चलना शुरू हो गए हैं। जय, अच्छा प्रशांत से पूछ लेते हैं। प्रशांत कैन यू हियर मी? ठीक प्रियंका, मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छे सपोर्ट पे स्टॉक आया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ रहा है। तो मेरी सलाह होगी कि जिनके पास ये स्टॉक हो, वो आज का जो लो बना हुआ है करीबन 1140, इसको आप स्टॉप लॉस मान के चलिए 1140, और अगर ये ब्रेक हो तो आपको एग्जिट करना होगा। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तो आप इसमें बने रह सकते हो, बट फ्रेश बाइंग में रेकमेंड नहीं करूंगा। देखिए, एक और बात है, अगर आप सिर्फ प्योरली इंडेक्स वॉचर हैं तो आपको आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। लेकिन वॉलेटिलिटी जो है वो जो बाजार का नाम ही वॉलेटिलिटी है, ऐसा नहीं पहली बार वॉलेटिलिटी हो रही है। जब से बाजार है तब से वॉलेटिलिटी है, और ट्रेडर को हमेशा वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते सीधे मैं बाजार में आऊंगा लेकिन मुझे वॉलेटाइल नहीं चाहिए, मुझे वन साइडेड ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, या तो लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड। नहीं साहब, ऐसा होता नहीं है। आपको वॉलेटिलिटी से मित्रता करनी पड़ेगी, आपको मैनेज करना पड़ेगा। वही कर रहा है बाजार। बाजार ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जो कभी नहीं करता है, बाजार वही कर रहा है जो हमेशा करता है, वॉलेटाइल रहता है। लेकिन समय ले रहा है सेटल होने में बेंचमार्क इंडिसेस। अगर आप देखें स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, तब आपको मजा आएगा। लेके आइए डॉक्टर साहब, इसके बाद हम एक शानदार मैनेजमेंट भी आपके साथ साझा करेंगे शो पे। लेकिन आप स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ये देखिए, इसमें रिकवरी की जो आपको मात्रा है वो ज़्यादा दिखाई देगी। स्मॉल कैप तो हरे निशान में आ चुकी है, एक बड़ा गैप डाउन और रिकवरी। स्मॉल कैप इंडेक्स को लिखिए डॉक्टर साहब, ये देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपके स्क्रीन पे आने ही वाली है बस। ये देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स पूरी रिकवर कर गई है, ऑलमोस्ट हरे निशान में आ चुकी है। कोई स्मॉल कैप मिड कैप पिक कुछ आप देना चाहेंगे इस समय, क्योंकि लग ये रहा है कि क्लैरिटी ऑफ रिबाउंड वहां पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, सुबह सुबह ही ओपनिंग में मैंने एक ट्रेड दे दिया था। कल्याण ज्वेलर्स ऑलरेडी अप है 2.5%, टारगेट 1 ऑलमोस्ट हिट हो चुका है इसका। सो दैट इज डेफिनेटली वन स्टॉक ऑन आवर रेडार फॉर अ व्हाइल नाउ। सो इस पे बिल्कुल नजर रख सकते हैं। और भी मल्टीपल स्टॉक्स हैं, जैसे टेक्स रेल की भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। So entire railway pack after a blip is now continuing to perform. तो इनको ही अपने रेडार पे रखें। तो stay with where the strength is, especially in a market like this. ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक्स पे हम डिस्कस भी कर रहे हैं, इंडाइसिस के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। 80 पॉइंट ही रह गया, 130 पॉइंट से 80 पॉइंट आने में उसको मात्र 5 मिनट में 50 पॉइंट की रिकवरी मार्केट ने करके आपको दिखा दी है। आगे देखते हैं
और क्या होता है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज 21,000 नहीं तोड़ेगा, जैसे हम सुबह से भी आपके सामने ही बात रख रहे हैं। ऑप्शंस का ट्रेड लेके आते हैं आपके सामने, ऑप्शंस का चैंपियन। नितिलेश पावस्कर इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। नितिलेश जी बताइए, आपने कौन सी ऑप्शन चुनी है, उसका स्टॉप लॉस, टारगेट और वजह? गुड मॉर्निंग। देखो, अगर मार्केट का अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो बैंक निफ्टी हेवीली करेक्ट कर रहा है, 47,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एसबीआई में एक डाउनसाइड मोमेंटम खुल रहा है। थोड़ा सा मैं लेवल्स को चेंज करना पसंद करूंगा। 630 का जो पुट ऑप्शन है उसको हम लोग 7 रुपए के ऊपर बाइंग करेंगे और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक डाउनसाइड मोमेंटम खुल सकता है। 7 रुपए के ऊपर ही जाएगा तो भी लेना है। 5 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट में सेम रखूंगा 12 रुपए के आसपास, क्योंकि यहाँ पे जो वोलेटिलिटी हमें दिख रही है वो काफी बड़ी वोलेटिलिटी है, इस वजह से कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। 7 रुपए के ऊपर ही कंडीशनल बाय होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने बता दिया एसबीआई, इसमें 635 की स्ट्राइक की आपको आप पुट लेने की आप जो रिकमेंडेशन दे रही है वो आप कह रहे हैं यहाँ पे 7 रुपये के आसपास लेनी है। 12 का टारगेट है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। 2 रुपये जाएंगे, 5 रुपये आएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये लेवल्स एक बार मेरे को लग रहा है वापस हमको चेक करने की ज़रूरत है। 5,000 3,500 एक बार वापस से चेक कर लेंगे। बड़ा ऊपर के लेवल चेक कर लो, वहीं से आपको ब्रोकर ही बता देगा कितना फ़ायदा कितना नुकसान है। 10 में से 9 लोग इसलिए नुकसान गंवा देते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से। इसलिए थोड़ा F&O के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज़रूर रखें। थोड़ा वॉलेटाइल भी होता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर भी आपकी तरफ है। अजय, माइनस अभी भी दिख रहा होगा आपको निफ्टी पे। खुश बोरा हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और शेयर्स में टॉप 50 काउंटर्स में चेक करा था, अब उनके नाम आ रहे हैं। जैसे ब्रिटानिया आ गया, तो ये डिफेंसिव कंजम्पशन ये सब चीज़ों के हिसाब से ठीक लगता है शेयर। एक बार आप भी शेयर को ज़रा चेक कीजिए, तो थोड़ी बहुत पोजीशनिंग यहाँ पे भी की जा सकती है ब्रिटानिया के अंदर। बिल्कुल डिम्पी, देखिए इसमें भी अगर मैं देखूं तो 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट स्टॉक ने लिया है और जो कल मार्केट में फॉल आई थी उसमें टॉप से बिल्कुल नीचे आया था, बट इसकी क्लोजिंग जो थी ये स्ट्रांग रही है। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छे स्ट्रांग फुटिंग पे है। तो यहाँ पे अगर पोजिशनली कोई लेना चाहे तो आई थिंक 4900 का जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट जोन है ये बहुत ही मजबूत है फिलहाल, और काफी बार इसी लेवल से स्टॉक रिबाउंड भी किया है। सो दैट्स ऑन अ वेरी स्ट्रांग फुटिंग। ऑन द अपसाइड यहाँ पे मुझे लग रहा है जो रिसेंट हाई है 5050 का, ये इस तरफ स्टॉक हेड कर सकता है। और बियॉन्ड दिस अगर मैं देखूं तो 5150 का जो लेवल है ये एज ए टारगेट एक्ट करेगा। तो ब्रिटानिया ऐसे समय में स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है भी, और एफएमसीजी के साथ जो डिफेंसिव एंगल आपने बताया ये भी डेफिनेटली प्ले करेगा इस पे। तो है, मैं कोविड का बिना नाम लिए या बिना उसकी खबर को ज़्यादा डिस्कस किए हुए, बट फिर भी मेट्रोपॉलिसिस को देख रहा था। कल तो मैं छुट्टी पे था, खैर परसों जब मैंने चेक किया था तो इसका प्राइस एक्शन आना ड्यू था। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ था, मैंने ये बात नोटिस भी करवाई थी स्क्रीन पर कि ओआई बिल्डअप हो चुका बट प्राइस एक्शन नहीं है। अब प्राइस एक्शन भी आ गया, 3% ये शेयर ऊपर है जब बाजार कमज़ोर हो। एक बार खुश इसके बारे में भी जानकारी दो आप। क्विक वर्ड, मतलब कितनी बार ही जब मार्केट फॉल होगा तो हम कोविड को ब्लेम करेंगे। इट कुड बी जस्ट सिंपल प्रॉफिट बुकिंग, राइट? सो दैट अपार्ट अगर आप देखें तो स्टॉक में एक मोमेंटम दिख रहा था बिल्ड होते हुए पिछले 3 से 4 सेशन में। कल फिजल आउट हुआ है लेकिन आज वो रिज्यूम होता हुआ नजर आया है। हालांकि इसका एक रेजिस्टेंस है 1650 का, फ्रॉम अ टेक्निकल एंगल ऑल्सो, फ्रॉम अ डेरिवेटिव एंगल ऑल्सो। तो मैं वेट करूंगा 1650 क्रॉस होने का। ये क्रॉस होगा तब मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजिशन लूंगा, और मेरे लिए जो लेवल्स हैं ये 1680 एंड 1720 के निकल के आएंगे। तो यहाँ पे 1650 क्रॉस होने दीजिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट उसके ऊपर जब जाएगा तो आपको यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। और 1615 इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस बना के चले। ठीक है, तो इस शेयर पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल गई। अब 10 बजने को हैं और विश्व मोहन भी हमारे साथ अब स्टूडियोज में जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम जरा पता कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक ना लिस्टिंग भी है INX इंडिया की। आप देखिए क्या बढ़िया लिस्टिंग हो रही है, और ये लिस्टिंग की तस्वीर आप सीधा एक्सचेंजेस से देख पा रहे हैं। 40% का गेन तो आपको लिस्टिंग डे वाले दिन मिल गया। इसका सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा भी बहुत ज़बरदस्त था, और एक करीब 250 रुपये ऊपर आज लिस्ट हुआ। ये तस्वीरें इस समय आप अपनी लिस्टिंग की यानी कि बेल रिंगिंग प्रोसेस आप वहाँ पे देख पा रहे हैं। 40% का गेन, 44 लाख का पहले ही झटके में एक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और अभी तक जितने भी IPOs आ रहे हैं उन सब में थैंक गॉड एक अच्छी चीज़ ये आ रही है कि उनकी वैल्यूएशन अच्छी आ रही है। उनके शायद मर्चेंट बैंकर्स को थोड़ा पिछली बार के IPO से सबक मिला होगा, वो अच्छे प्राइसिंग लेके आते हैं और रिटेलर्स के लिए छोड़ते हैं जगह,
तो रिटेल्स भर भर के ओवर सब्सक्रिप्शन भी करता है और एक तरह यूफोरिया भी है इस समय आईपीओस के अंदर, क्योंकि इरडा और कुछ इस तरह के आईपीओस ने टाटास के ने पूरा माहौल बना रखा है वहाँ पर भी। तो अच्छी बात है। जैसे आज मुफ्तीज़ भी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, उनसे भी चर्चा हो रही थी, वो भी लिस्ट कराने के लिए जाएंगे आगे चल के।